Hello everyone, नमस्ते, दिस इज शिवारती एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मीडिया। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हु इज़ अ हिप हॉप फ्री स्टाइल डांसर, अ स्टेज परफॉर्मर, अ बैटलर, अ जज एंड ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजर. He has represented his style nationally as well as internationally in couple of jams to name a few: Freeverse, Triple H, Bharat, Culture of Hype and Hope, etc. आज ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी आर्टिस्टिक जर्नी शेयर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन. सो लेट्स वेलकम राहुल सिंह, ऑल्सो नोन एज इन्वोकर. हेलो राहुल, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. Hi, thank you Shivarti, thank you All About Media for having me. We were really looking forward for this opportunity and we are really obliged कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आज आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे हमारे साथ. एक्चुअली मेरे को करना भी था, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूं. तो इट्स अ गुड टाइम, लेट्स डू इट. वी वर रियली एक्साइटेड फॉर इट. आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैं पूछूंगी और टुडे फाइनली वी आर हियर. श्योर. आई रिमेंबर लाइक 2017 में मैं पर्सनली इंट्रोड्यूस हुई थी फ्री स्टाइल कल्चर में एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ अ जैम हैपनिंग. सो what was your first memory or that trigger that motivated you to get into this style? Because I know that you were also into crump and popping back in the days. तो आपने हिप हॉप फ्री स्टाइल ही क्यों चूज़ किया? मतलब एक जैम था. मैं काफ़ी टाइम से मतलब जैम का पार्ट था, बहुत टाइम से बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर रहा था और मतलब मैंने स्टार्ट किया था एज अ पॉपर एंड देन क्रम्प, वैकिंग, लॉकिंग हाउस. आई वाज लर्निंग ऑल दी स्टाइल्स. बट IBC एक जैम था हैदराबाद में जहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा मतलब इतना पूरा अच्छे तरीके से हिप हॉप कैटेगरी को, और मैंने बोला यार ये तो बहुत फ्रीडम है. और उससे ज़्यादा मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद आया, हिप हॉप म्यूज़िक. तो मेरे को ऐसा लगा कि यार आई वांट टू डू दिस. मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी है तो मेरे को ये भी ट्राई करना है एंड लेट्स सी कि ये चीज़ मुझे कहाँ तक ले जाती है. मैं क्योंकि उस टाइम पे एकदम वो फटाफट एकदम ऐसे वाला कनेक्ट होता है ना, ऐसे वाला कनेक्ट हुआ. बट देन मैं सोच रहा था कि मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इसके साथ. तो क्योंकि मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को ये डांस स्टाइल को ही परस्यू करना है, मुझे यही सिर्फ करना है, यही एक रास्ता है. तो मेरे को ऐसा था कि मैं सिर्फ डांस देख रहा था, तो उसमें स्टाइल्स को नहीं देख रहा था कि ये स्टाइल्स है, सब कुछ कर रहा था. तो एक पॉइंट ऐसा आया IBC में जब आई सॉ केविन बैटलिंग बी स्टाइल in the finals and I felt like oh shit, I want to do this. मेरे को बहुत ऐसा कनेक्ट फील हो रहा है और मेरे को करना है, ये मेरे को ट्राई तो करना है. फिर मैं घर आया वापस दिल्ली और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया. क्लासेस तो नहीं थे दिल्ली में उस टाइम पे, नॉर्थ में कहीं भी नहीं थे क्लासेस हिप हॉप के. तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया. तो मैं कुल्लू सर के वीडियोस देखता था, ट्यूटोरियल थे उस टाइम पे काफ़ी सारे. तो आपने स्टार्ट जर्नी ऑनलाइन करी सीखने की? हाँ, मतलब पहले भी मैंने ऑनलाइन ही की थी कि मतलब पहले भी मैं जब इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐसा पता नहीं थी. मतलब पॉपिंग और क्रम्प में? नहीं, नॉट इन पॉपिंग एंड क्रम्प, जस्ट इन जनरल वैसे डांस एज अ डांस, जस्ट एज डांस. हाँ, मतलब वैसे बारात वाला डांस और वो सब मैं करता था शादियों में वो. बट जब मेरे को एक्चुअली पता लगा कि हाँ स्ट्रीट कल्चर के बारे में, तो मैं उस टाइम पे स्कूल के बस के पैसों से मतलब 10-10 रुपये बचा के फिर मैं साइबर कैफ़े होते थे हमारे उस टाइम पे, साइबर कैफ़े जाके और वहाँ पे ऐसे वीडियोस देखता था पैकमैन के और उसके मूव्स इमिटेट करता था. मतलब वहाँ पे फटाफट देखा, घर गया और घर जाके वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ. उस टाइम ऐसा पता नहीं था कि बाइट करना, इमिटेट करना या कॉपी करना ये सब ये गलत है. ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे ऐसा करना है, तो मैं वो इमिटेट करता था, वैसा ही करता था. एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं एक ऑडिशन के लिए गया हुआ था, वहाँ पे मुझे फंकी भैया मिले और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जैम्स होते हैं, ऐसे ऐसे ये स्टाइल को ये बोलते हैं, ये चीज़ को. उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बंदा क्या बोल रहा है. सॉरी टू इंटरप्ट यू राहुल, क्या हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल जैम्स क्या होता है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट, सो दैट उनको एक ओवरव्यू मिले. हाँ. जैसे हमने पॉपिंग, क्रम्प की बात करी, हिप हॉप की बात करी कि ये सब स्ट्रीट स्टाइल्स हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो? श्योर. सो अबाउट जैम्स, मैं जैम से पहले स्टार्ट करूँगा. जैम्स में भी दो चीज़ें हैं देखने के लिए. एक तो अगर मैं सिर्फ एक्सचेंज करने जा रहा हूँ
और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहा हूँ कि ओ ये कैसे डांस कर रहा है, ये कैसे डांस कर रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं अपने डांस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ घर जाके ट्रेनिंग में। एक तो वो चीज़ होती है, और एक होता है कंपटीशन के जब आप जाते हो एक कॉम्पिटिटिव माइंड से, कि जब आप ऑलरेडी बहुत सारे जैम्स कर चुके हो या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक जैम में कम्पीट करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे जा रहे हो और आप ये माइंडसेट से जा रहे हो कि हाँ मेरे को ऐसे प्री सिलेक्शन करना है, ऐसे उसके बाद बैटल्स करना है, और इस तरीके से मतलब आगे जीतना है या हारना है, जो भी व्हाटएवर। तो एक तो वो साइड हो गया, और दूसरा इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टेज परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हम, जैसे हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हाँ, 1-on-1। तो जैम्स में वही चीज़ है कि जैसे एक्सचेंज वाली जो मैंने बात करी ना, वो जैसे हम एक स्टेज कंपटीशन में जाते हैं, हम एक जो परफॉर्मेंस देखते हैं वो होता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, है ना। जब हम जैम्स में जाते हैं वहाँ पे सब चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती है, सब चीज़ें फ्री स्टाइल होती हैं, तो वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता। जो म्यूज़िक भी प्ले होगा, जो एक डीजे होता है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे डीजे हो गया, एक एमसी हो गया, एक रिस्पेक्टेड जज हो गए जो उस कैटेगरी को जज करें, फिर पार्टिसिपेंट हो गए और ऑडियंस हो गई। तो जो उस टाइम पे अगर एक जैम के टाइम पे अगर एक म्यूज़िक प्ले हो रहा है, डीजे एक म्यूज़िक प्ले कर रहा है, तो वो परफॉर्मर को पता नहीं कि क्या प्ले हो रहा है, वो रैंडमली, हाँ, तो वो एक रैंडमली कुछ भी म्यूज़िक प्ले करेगा, और यू हैव टू एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, यू हैव टू डांस ऑन इट। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, कि जो आपको मतलब जब आप इस कल्चर में आते हो, इस चीज़ के बारे में जानते हो, तो आपको बहुत वो फैसिनेटिंग लगता है कि ओ यार इसको तो म्यूज़िक पता नहीं था, इसने कैसे ये बीट पकड़ ली, या इसने ऐसा कैसे कर लिया। तो वो चीज़ मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, जब मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो हाँ, वही वापस से वो पॉइंट पे आते हैं कि जैम्स का, कि सब चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती है। एमसी जो होता है वो भी फ्री स्टाइल करता है, वो भी कुछ भी मतलब जैसे ऑडियंस किस तरीके से कनेक्ट करना है, उसको कंट्रोल करना है, फिर जजेस के बारे में कैसे बोलना है, जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वो भी फ्री स्टाइल होता है। जो डांसर्स हैं वो भी फ्री स्टाइल कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जैसे मैंने बताया एक्सचेंज वाला पार्ट, एक डांसर के पर्सपेक्टिव से, दिस इज़ व्हेन यू कम एज एन ऑडियंस, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ओ यार ये सब कुछ फ्री स्टाइल हो रहा है, इस मोमेंट पे हो रहा है, नथिंग इज़ प्लान, सब कुछ इस मोमेंट पे हो रहा है। और वो जब बहुत सारी चीज़ें उस मोमेंट पे होती है, ना कि प्लान्ड होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक हिप हॉप जैम्स, आई फील द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पेस, बिकॉज you actually don't think about anything, like if you are going through some bad times, ऐसा कुछ तुम्हारी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, बट तुम जो जैम्स में आते हो, तुम डांस करते हो, लोगों से मिलते हो, कनेक्ट करते हो अपने दोस्तों के साथ, नए लोगों के साथ, तो आप ना बहुत उस लाइव ऐसी जगह पे आ जाते हो जो एक अलग ही दुनिया है, मतलब वो रियल वर्ल्ड से ना बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे आके बहुत खुश हो जाते हो आप, मतलब आप वैसे लाइफ में दुखी हो गए या कुछ भी हो गए, यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं लोगों से, और आप बहुत मोटिवेट होके जाते हो, बहुत इंस्पायर होके जाते हो कि यार इसको देख के मज़ा आया, पर ऐसा मेरे को भी करना है एक दिन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है जो हिप हॉप जैम्स के बारे में। बिकॉज स्टेज परफॉर्मेंस में मोस्टली हम जाते हैं, उसको एज ऑडियंस देखते हैं, एंटरटेन होते हैं या थोड़ा बहुत ग्रास्प करते हैं, एंड वी गो बैक होम। पर जैसे आप बता रहे हो एक जैम में एक्सचेंज वर्ड आपने यूज़ किया कि आप उनसे सीखते हो, आप एब्जॉर्ब करते हो उस कल्चर को, दैट इज़ व्हाट कनेक्ट्स यू। सो आपकी फ़र्स्ट मेमोरी क्या रही है, आपका फर्स्ट एवर जैम जिसमें आप उतरे हो, या वो क्या ऐसा ट्रिगर था कि आपको लगा कि मुझे पार्टिसिपेट करना है और रिप्रेजेंट करना है स्टाइल को इन अ कॉम्पिटिशन? जैसे मैंने बताया था ना फंकी बियर के बारे में, उन्होंने मुझे पहले बताया था, पहले जैम के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे जैम होते हैं ये वो, तो मैंने उनकी पहले सुनी नहीं। फिर मैं ना मैंने देखा, उस टाइम फेसबुक इवेंट्स होते थे, इवेंट पेज नहीं होते थे, इस पर होता था गोइंग करते थे हम लोग। अब पता नहीं, मैं फेसबुक चलाता नहीं, तो अब मुझे पता नहीं है। तो हाँ, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ इवेंट हो रहा है, ऐसा सजेशन में नीचे आया और मैंने देखा ये इवेंट हो रहा है, और मैंने उस पर गोइंग कर दिया। फिर उसकी डिटेल्स पढ़ी मैंने, और मैंने बोला पॉपिंग बैटल है, तो मैंने बोला पॉपिंग तो मैं करता हूँ, पैकमैन को कॉपी करता था ना, और कुछ ड्रैगन हाउस के बंदों को भी कॉपी करता था। तो मैंने बोला पॉपिंग तो मैं करता हूँ यार, पॉपिंग कर सकता हूँ, मैं जीत जाऊँगा यार, साफ गया और पहली बैटल से ही बाहर।
हाँ प्री सिलेक्शन भी नहीं हुआ? उस टाइम पे डांसर्स ही नहीं थे इतने कि प्री सिलेक्शन होते थे, टॉप 16 डांसर्स होते। ओके, डायरेक्ट बैटल होती थी। हाँ, या फिर होंगे भी उस टाइम पे, उस इवेंट पे नहीं थे, बट जबकि वो बहुत बड़ा था इवेंट उस टाइम पे। और गेस कौन जज था? फंकी भैया। और मैं उस बंदे को कुछ नहीं समझ रहा, वहाँ पे बैटल कर रहा हूँ ऑडिशन में उनसे फुल, मतलब ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता बंदा। मैंने बोला हाँ ठीक है, और मैंने वहाँ देखा और मैं सब मुँह छुपाऊंगी, नहीं। और फंकी भैया आके बोलते हैं हाय कैसे हो, तो मैंने उनसे बात करी। और फिर उसके बाद फिर जब मैंने बाकी लोगों को डांस करते हुए देखा ना, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पॉपर्स थे, ब्रेकर्स थे। मैंने हॉट शॉट को देखा था, मैंने रन इन को देखा था, जिनकी जो एक बैटल थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी, मतलब ऐसा था यार ये हीट, ये कुछ तो है अलग। ये जो आप नाम ले रहे हो ये पुराने ब्रेकर्स हैं? हाँ, ये पुराने ब्रेकर्स हैं। हॉट शॉट भाई से तो मेरी बात भी हुई थी अभी रिसेंटली, तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने उनको बोला था कि वो मेरी फेवरेट बैटल है जो आपके और रनिन भाई की जो उस टाइम पे हुई थी। रनिन भाई अभी शायद आई थिंक डांस नहीं करते हैं पता नहीं, पर उस टाइम पे बैटल सीन में थे वो एक्टिव, और वो बहुत क्रेजी था उस टाइम का, मतलब वो बहुत सारे क्रूज थे उस टाइम पे ब्रेकिंग में। तो वो ब्रेकिंग का उस टाइम पे मेरे को बैटल में ज़्यादा इंटरेस्ट आया ब्रेकर्स को देख के, और पॉपर्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं ऑब्वियसली पॉप ही करता था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये लोग बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत आगे है इस टाइम पे। तो हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को और करना है। तो उस टाइम पे ऐसे विनीत भाई आए थे मेरे पास, वो जीते थे, वो आए थे मेरे पास, शायद वो जीते थे, मुझे एग्जैक्टली याद है, पर वो आए मेरे पास, वो पहली बैटल उनसे हुई थी। तो वो आए, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कर रहा है तू, और हम मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उनने पूछा कि हाँ तू कहाँ रहता है? मैंने बोला कि मैं तो वहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में। उन्होंने बोला कि मैं भी इंदिरापुरम रहता हूँ, तो हम मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ऐसे बोला कि हाँ यार ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर भी मेरे को प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे हैं यार, मतलब कि कितने सही लोग हैं। तो क्योंकि कभी मैं पहले स्टेज कॉम्पिटिशन्स भी करता था ना, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि कोई बंदा जीत रहा है ना, वो किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा अपना ट्रॉफी लिया और चला है। आप स्टेज कॉम्पिटिशन्स में भी हिप हॉप फ्री स्टाइल ही करते थे? नहीं, रैंडम जैसे कॉलेज? कुछ भी करता था, मतलब ऐसे ही। कॉलेज तो नहीं, मैंने रेगुलर नहीं किया। हाँ, मैंने ओपन से किया था बीकॉम, बट मैं कभी वो वाले सीन में नहीं था। वैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, स्टेज कॉम्पिटिशन हो रहा है, ये कोई भी जज कर रहा है उस टाइम, बट तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम बस डांस करना जाके, तो ऐसा था। और कुछ भी कर रहा हूँ मैं भी, वीडियो से देख के निकाल रहा हूँ चीज़ें और बस उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा था उस टाइम पे। फिर सीन के बारे में पता लगा, जैम में गया, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया कि यार मेरे को ये करना है, ये जो चीज़ हो रही है ये कुछ तो अलग है। तो और एनर्जी आपको? हाँ, वो एनर्जी मेरे को फील हुई, और मेरे को ऐसा लगा कि उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू डू दिस, और मैंने फिर वहाँ से नहीं छोड़ा, मतलब उसके बाद से अभी तक आई थिंक आई एम कंसिस्टेंट। And this was, we are talking about back in 2012 or 11 में, आई थिंक इसकी बात है। 2011-12, that was the first time when you got introduced. मैं बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ सीन से, बट क्योंकि मैं पहले से डांस कर रहा था, कोरियोग्राफीज कर रहा था, और वही कॉपी कर रहा था वीडियोस में से देख के, बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मतलब स्टूडियोज़ भी नहीं थे, या मेरे को पता भी नहीं था। मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह में, NCR में एक ऐसी जगह वहाँ पे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे ऐसा मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही कल्चर चल रहा है, स्टेज कंपटीशन, इसकी वर्कशॉप, ये वो, तो वैसा सीन था, तो मेरे को इतना पता ही नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम में बैटल्स इतनी होती नहीं थी? बैटल्स बहुत कम होती थी उस टाइम, 2011-12 के अराउंड बहुत कम होती थी, बहुत कम बैटल्स होती थी। जो भी बैटल्स होती थी उसका लोग, मुझे लगता है उस टाइम, अभी जैसे लोग पूछते ना कितना प्राइज मनी है, मुझे लगता है उस टाइम पे लोग प्राइज मनी के लिए आते ही नहीं थे। उस टाइम पे एक अलग ही वो था कि मतलब यार लोग आ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी देयर, नॉट जस्ट विन बट बी देयर, वो मज़े करने के लिए वहाँ पे। तो वो टाइम पे ऐसा 1100 रुपये प्राइस मनी होता था, लिटरली। बहुत सारे ऐसे जैम्स हैं जिसमें 1100 रुपये प्राइस मनी था, मुझे अभी भी याद है। और फिर भी लोग आते थे, फिर भी काफ़ी लोग आते थे, और लोग एंजॉय करते थे, मिलते थे, बैटल करते थे, काफ़ी अच्छा था। महीने में 1-2 जैम ही होते थे मुझे लगता है, बट हिप हॉप कैटेगरी होती थी तब? नहीं, हिप हॉप कैटेगरी फर्स्ट टाइम नॉर्थ में
2017 में हुई। हाँ, तो मैं थोड़ा सा पहले से कर रहा था क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल। मेरा अच्छा चीज़ ये था कि मैं स्टार्टिंग से जब मुझे पता लगा सीन के बारे में, मुझे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ, लोगों से बात करी, फेसबुक पे कनेक्ट हुआ, लोगों ने मुझे बताया कि ये जैम हो रहा है, ये जैम हो रहा है। फिर मैंने इवेंट्स भी चेक करने स्टार्ट किए। तो फिर मैं ना स्टार्ट कर दिया मैंने ट्रैवल करना। तो मैं चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद इस साइड जा ही रहा था, और वहाँ पे ऑलरेडी हिप हॉप कैटेगरी थी 2017 से पहले। हाँ, काफ़ी पहले। और फिर वहाँ पे जाके मैंने ऐसे कम्पीट भी किया, देखा भी अलग अलग, मुझे पता लगा कि यार अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। तो उस टाइम पे ऑल स्टाइल कैटेगरी भी नहीं होती थी। तो ऑल स्टाइल कैटेगरी में क्या होता है? ऑल स्टाइल कैटेगरी बेसिकली, ऑल स्टाइल टर्म हम गलत यूज़ कर रहे हैं उसको। अभी पहले ऑल स्टाइल बोलते थे, बट अभी जब एक वीडियो आया बुद्धा स्ट्रेच का, तो उसके बाद लोगों ने उसको करेक्ट किया और अभी रैप योर स्टाइल है, बेसिकली रिप्रेजेंट योर स्टाइल। ओके। सो द म्यूजिक, जैसे क्या होता है बैटल में, ये होता है कि अगर आप हिप हॉप कैटेगरी में उतर रहे हो तो जो म्यूजिक जॉनरा रहेगा वो हिप हॉप ही रहेगा। ओके, जो कैटेगरी है उससे म्यूजिक प्ले। हाँ। तो अगर रैप योर स्टाइल कैटेगरी है, मींस रिप्रेजेंट योर स्टाइल, तो उसमें म्यूजिक कोई भी जॉनरा का हो सकता है, but you have to represent your style. So for example, I'm doing popping, so I have to represent popping. Okay. I have to any just random music. हाँ. आप अगर आपका स्टाइल पॉपिंग है तो आप पॉपिंग ही कर रहे हो। But that doesn't mean कि I'll only do popping even though I know other styles. अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत strong हूँ पॉपिंग में, हिप हॉप में और मे बी वैकिंग में, तो मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक डिस्को म्यूज़िक है, मैं वैकिंग अच्छा कर सकता हूँ। तो और मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं उसको सामने वाले बंदे को अच्छा राउंड दे दूंगा उसमें, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओके, नॉट नेसेसरी कि आप एक ही स्टाइल करो, यू कैन स्विच आल्सो। इफ यू हैव अदर स्टाइल्स, इफ यू आर स्ट्रांग इन दीज स्टाइल्स, सो यू कैन डू दैट टू। सो या ओके। और अब मैं आपका पर्सपेक्टिव जानूंगी। लाइक वी ऑल नो दैट यू कंसेक्यूटिवली यू हैव वन सो मेनी टाइटल्स एंड आई रिमेंबर कि किसी भी जाम में आप आते हो तो आपकी एनर्जी बहुत ही लाउड और स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक एवरीबडी नोज दैट ही इज गोइंग टू टेक वन और द अदर टाइटल होम। सो वो आपकी प्रिपरेशन या माइंडसेट क्या रहता है? इट्स लाइक आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, डू यू थिंक अबाउट जस्ट विनिंग? व्हाट इज इट लाइक व्हिच हैज टेकन यू सो फार विद सो मेनी अचीवमेंट्स एंड एक्कोलेड्स? Yes, so when I get down, definitely I'm gonna get down to win. I'm not gonna get down to exchange. जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो एक्सचेंज करने के लिए उतरा था, मैं तो बस फन करने के लिए, मैं नहीं उतरता बैटल। फॉर मी बैटल इज जस्ट, आपने एक गेम होता है ना, गेम उसमें एक टोकन लिया, वो एक सिक्का आता है, वो सिक्के से आपने एक लाइफ मिली आपको, वो लाइफ से आपको वो सारी स्टेज पार करनी है। इट्स लाइक दैट फॉर मी, like a game. like a game. तो आपका नाम जैसे इन्वोकर, I think it's a character of a game. Yeah, it's a character of Dota. Okay. हाँ, तो वो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अपने डांस में प्ले कर सकता हूँ। अभी मैं वो स्टेज पे नहीं पहुँच पाई कि मैं प्रॉपरली इन्वोकर को यूज़ कर पा रहा हूँ अभी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे मेरे राउंड्स में भी है जहाँ पे मैं मतलब वो जो उसके हाथ का शील्ड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब। ओके, तो कैरेक्टर आप टेक करते हो। हाँ, इवन मैं बैटल में भी ऐसा रहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि यार भैया ना हाय नहीं बोला, यार स्माइल नहीं करी। सो दैट टाइम आई एम नॉट राहुल, आई एम इन्वोकर। सो कॉन्स्टेंटली आई एम थिंकिंग अबाउट द बैटल कि इफ आई एम गोना बैटल दिस गाय, आई एम गोना डू दिस। ओके, तो मेरे वो कैलकुलेशन चलता रहता है। आप वो स्ट्रेटेजिक रहते हो और फोकस्ड कि आप बैटल करने आए हो, तो दैट इज द ओनली थिंग आप सोचते हो। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन ये भी होने वाला था कि क्या राहुल और इन्वोकर सेम पर्सनालिटीज है, पर आपने खुद ही उस चीज का आंसर दे दिया। लाइक यू आर टोटली डिफरेंट एज एन इंडिविजुअल राहुल, बट व्हेन यू आर इन बैटल्स आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ होते हो वहाँ पे कि मैं सिर्फ उतरने आया हूँ, नथिंग लेफ्ट और राइट, हाय हेलो और एनीथिंग, और दैट्स ऑल। मैं वो अलग जोन में रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा वो है कि मैं जब इन्वोक करूँ तो आई एम लाइक आई हैव टू विन, आई हैव टू विन, आई हैव टू डू माई बेस्ट, मे बी नॉट विन बट विन फॉर माई सेल्फ, नॉट द टाइटल बट विन मीन्स कि मैं वो राउंड अगर अच्छा करूँगा तो मैं खुद के लिए जीता और मैं घर जाके खुश रहूँगा।
बट अगर वो मुझे पता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर और बहुत सारी चीज़ है अभी जो मैं इस पे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता था, और इसमें बहुत अच्छे से फट सकता था राउंड में, तो मैं वो नहीं किया ना अगर मैंने, तो मैं घर जाके बहुत ज़्यादा वो रहूँगा, सोचूंगा उसके बारे में, बहुत ओवर थिंक करूँगा कि शिट मैंने क्या कर दिया यार, मैं और अच्छा कर सकता था ऐसा। तो ये वो इन्वोकर है। बट राहुल का कैसा है कि वो एक कैरेक्टर, मतलब वो मेरा एक, जैसे मैं बचपन से हूँ वो वैसा हूँ। तो वो ऐसा है कि यार मैं बहुत, मेरे जो क्लोज वंस हैं उनको पता है कि मैं कितना पार्टी गया हूँ, कि मैं अगर जैम खत्म हुआ चलो 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 मेरे घर चल रहे हैं, या फिर हाँ कि सब मज़े करेंगे, सब फन करेंगे, पार्टी करेंगे। और मतलब, और जब मैं बैटल के टाइम पे हूँ, या फिर अगर मैं स्पेशली किसी जैम के बारे में सोच रहा हूँ कि ये इसमें तो मेरे को बहुत ही हैवी उतरना है, और ये जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो प्रॉपरली वो म्यूज़िक सुन रहा हूँ। बट मैं रात को अकेले बैठा हूँ या सुबह या कभी कुछ और टाइम होता है जो नॉर्मल टाइम होता है हमारे लाइफ में, उस टाइम मैं बॉलीवुड सुन रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हिप हॉप। वो मेरे रूट्स नहीं है, मेरे को पता भी नहीं था हिप हॉप जब मैं छोटा था, तो मैं तो गोविंदा के गाने सुन रहा हूँ उस टाइम पे, उस पर नाच रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, सुखबीर के गाने पे वो शादियों में डांस कर रहे हैं, वो वाला वो जो चीज़ है ना, मुझे लगता है वो मेरे रूट्स हैं, वो मैं हूँ, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। बट देन येस, आई लव दिस कल्चर, तो मेरे को ये कल्चर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, और इसके बारे में और सीख के, और अगर मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ तो वो म्यूज़िक जॉनरा को, वो स्टाइल को, उसकी हिस्ट्री को, वो सारी चीज़ों को डिग करना पड़ेगा काफ़ी हद तक, कि मुझे समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है बैटल कल्चर में बहुत अलग तरीके से बैटल को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। अगर जैसे मैंने बोला ना कि मैं बैटल के लिए जा रहा हूँ तो मैं बैटल ही कर रहा हूँ। अगर मैं बैटल के लिए नहीं जा रहा और मैं इस माइंडसेट से जा रहा हूँ कि मैं साइफर करूँगा सिर्फ, तो मैं शायद गेट डाउन भी ना करूँ। आप बता सकते हो साइफर क्या होता है एग्जैक्टली? साइफर इज़ अ प्लेस, बेसिकली कुछ डांसर्स एक सर्कल फॉर्म करते हैं जिसमें एक एक करके डांसर्स डांस करते हैं, एंड दे एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल हम 10 डांसर्स हैं और मैं आया, रैंडम स्टाइल के कोई हो सकता है वो। हाँ, तो मैं आया और मैं डांस करने लगा, तो बाकी जो डांसर्स हैं दे आर वॉचिंग, है ना, और दे विल गेट सम इन्फॉर्मेशन कि ओ इसने ये किया, नाइस, दे विल अप्रिशिएट, एंड वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फीड हो जाएगी उनके माइंड में। सो नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ हाउ आई सी, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड। तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो जब भी जाएंगे तो वो चीज़ जब वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो शायद उस चीज़ में और उनका दिमाग हेल्प करेगा कि कहीं ना कहीं और डेवलप करने में। तो इस तरीके से एक डांसर है, 10 लोग हैं, तो ये 10 लोगों तक उसका वो इन्फॉर्मेशन गया, ऐसे एक्सचेंज किया। अब ये 10 ने किया तो 10 पर्सपेक्टिव पता लग गए सबको। जैसे आप YouTube की बात कर रहे थे, हाँ। इसमें लाइव हम पर्सन की एनर्जी और स्टाइल हाँ। को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हाँ। ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वो ये हर किसी के पास हर किसी का स्टाइल के बारे में पता लगा, ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ जब वो घर जाता है तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज साइफर, कि एक स्पेस जहाँ पे लोग एक्सचेंज करते हैं एनर्जीज, इंफॉर्मेशन, वाइब्स। वाओ, मैं इमेजिन ही कर रही हूँ और इतना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है कि एक हिप हॉप इवेंट है जिसमें इतने सारे डांसर्स एक्सचेंज कर रहे हैं और उनका आर्ट भी हम देख पा रहे हैं, एट द सेम टाइम हम चिल भी कर रहे हैं, उस म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, वो वाइब बहुत ही सरियल होगी। एक चीज़ तो ये हो गई कि एक्सचेंज वाला, एक चीज़ और है कि ना बेसिकली वो टाइम पे ये तो बाकी डांसर्स के लिए हो गया जो देख रहे हैं, जो बंदा कर रहा है ना वो उसके लिए एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे वो रिलीज कर सकता है अपने सारे इमोशन। तो जब वो फ्री स्टाइल कर रहा है ना, वहाँ पे वो फ्री स्टाइल कर रहा है, तो वो जो उसने ट्रेनिंग करी है वो भी वहाँ पे ट्राई कर रहा है कैसा हो रहा है। वो बहुत चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा, तो वो बहुत जो भी रैंडम म्यूज़िक बज रहा है उस पर जैसा भी कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को रिलीज़ कर रहा है, अपने इमोशन रिलीज़ कर रहा है। तो वहाँ पे एक वो वाली चीज़ भी है, एक रैंडमनेस भी है, एक ऑलरेडी जो एक मसल मेमोरी है जो तो काफ़ी टाइम से वो ट्रेनिंग कर रहा था वो भी है,
तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है मुझे लगता है। तो ये बैटल करने से पहले साइफर होता है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि एकदम लेट गो करते हैं हम अपने स्किल्स भी और अपने इमोशंस भी, तो ये साइफर बैटल से बहुत सारे लोग बैटल से पहले करते हैं साइफर, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग साइफर नहीं करते बट वो साइड में जाके अपने में मतलब खुद से अगर स्ट्रेच करें, वार्म अप करें अपने ही जोन में। बट कुछ लोगों को कैसे रहता है कि वो उस जोन में आने के लिए वो लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं। प्रेप सॉर्ट ऑफ। हाँ, कि वो अगर वो ऑलरेडी उसमें राउंड्स जाते रहेंगे तो वो एक जोन में ऑलरेडी आ जाएंगे, एंड देन व्हेन दे विल गो इनटू द बैटल सर्कल दे विल बी कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट। उस जो बहुत सारे लोग जब देख रहे होते हैं, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं बच्चे कि सर जब मैं ना अपने घर पे प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत अच्छा होता है, बट जब मैं बैटल में आता हूँ तो नहीं होता। ऐसे नए लोग बहुत पूछते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का एनर्जी है आपके ऊपर, बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्टली देख रहे हैं, और वो जो एनर्जी है ना जब मैं बीच में हूँ तो मैं उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा। जब मैं वो सीख जाऊँगा ना, क्योंकि मैं पहले 4-5 लोगों के अपने लोगों के साथ साइफर करूँगा, उनके साथ कंफर्टेबल हूँगा, फिर कुछ 2-3 लोग और नए आ जाएंगे उनके साथ करूँगा, फिर और लोग, फिर जब इतने सारे मुझे 100-200 लोग देख रहे होंगे ना, या 2000 या 2 लाख लोग भी देख रहे होंगे ना, तो मैं उस एनर्जी के साथ मुझे समझ पा रहा हूँ कि अगर इसकी एनर्जी आ रही है ना, मैं इसको डबल करके कैसे फेंक। तो मींस ये ग्रेजुअली साइफर करके हाँ, एक्सपीरियंस से आप हाँ, मैच्योरिटी आएगी हाँ, कि आप कंफर्टेबल हो जाओ वहाँ पे। हाँ, और जैसे आप बैटल की बात कर रहे थे, बाय बैटल यू मीन कि वहाँ पे जज होगा जो हाँ, आपको देख रहा होगा, तो आप बता सकते हो कि बैटल टैक्टिक्स क्या होते हैं? हर किसी के बैटल टैक्टिक्स अलग होते हैं। आप अपना बता सकते हो, लाइक इफ यू कैन शेयर। मेरा ऐसा रहता है कि मैं ये सोच लेता हूँ पहले कि मेरे सामने जो जा रहा है, बहुत बार ऐसा होगा कि मुझे पता होगा कि उसके डांस कैसा है, बहुत बार मुझे नहीं पता होगा। बहुत बार मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सेकंड जाना। ओके, ऐसा क्यों? बहुत बार कि मैं ऑलरेडी मैं समझ पाऊँ कि उसने क्या किया है, मैं उसको आंसर कर पाऊँ। सो फॉर मी इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन। बैटल इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन कि तूने कुछ बोल, इट्स लाइक अ डिबेट। एक बंदा कुछ स्पीक व्हाइल यू आर डांसिंग। हाँ, इट्स लाइक अ डिबेट, क्योंकि बैटल मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपने में अब मतलब तुम वो बैटल करने का मतलब नहीं, वो तो परफॉर्मेंस होगी ना एक तरीके से। राइट। ये 2 लोग हैं, ये बंदा जज है, ये बंदा कुछ बोल रहा है थ्रू हिज डांस, और ये उसका आंसर क्या दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये बंदा जज करेगा। और इन दोनों के बीच में डिबेट हो रही है, बट वर्ड से नहीं, मूवमेंट से। और टॉपिक डांस है, वो म्यूजिक है जो रैंडम वहाँ पे प्ले। हाँ, वो टॉपिक है, उस पे आप मूवमेंट कैसे कर रहे हो, क्या बता रहे हो। और इसने जो पॉइंट रखा है वो भी सही था, इसने म्यूजिक पे डांस किया वो भी सही था, बट इसने और अच्छे से प्रेसाइजली दिखा दिया वो चीज़। इसका रिप्लाई भी कर दिया कि भाई ये चीज़ थी ना, अच्छा तू ये कर रहा था ना, ये देख मैं इसको और अच्छे से म्यूजिक पे ऐसे ये डिफरेंट लेयर्स पे ऐसे दिखा सकता हूँ। एंड दिस गाय विल बी लाइक ओके ठीक है, इसका पॉइंट स्ट्रांग था। एंड देन वो जो जज होगा वो उसको पॉइंट देगा और वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, फिर वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, एंड देन लास्ट में विल हैव 2 फाइनलिस्ट एंड देन we'll have 1 winner. So this is how it works for every category, like hip hop, popping and crumb. Yeah, like that. in battle. हाँ, but normal audience के लिए कैसा होता है कि 2 लोग डांस कर रहे हैं वो बैटल है नहीं, मतलब ऐसे होता है ना 2 लोग कुछ सेम टाइम पे डांस कर रहे हैं। ये बहुत सारे नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये एक मिसकंसेप्शन है बैटल ही कर रहे कि ओ ये तो बैटल कर रहे हैं। किसी क्लब में मैं देखता हूँ कि 2 लोग डांस कर रहे हैं साथ में, है ना, बोलते कि क्या बैटल कर रहे हैं। बैटल मीन्स मतलब इट्स जैसे मैंने बोला डिबेट कि दूसरा जब बोल रहा है ना तो आप बोलोगे, कोई उसका सेंस नहीं बनेगा, जज भी जज नहीं कर पाएगा। एक बोल रहा है, उसने अपना पॉइंट रखा, फिर आप अपना पॉइंट रखोगे, फिर मैं उसको समझ पाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या किसका पॉइंट कौन, मतलब दोनों सही है बट सही गलत तो नहीं होता कुछ, बट किसका पॉइंट स्ट्रॉन्ग था इसमें। दोनों ओपोनेंट्स में। हाँ, तो ऐसा
तो आई गेस ये कन्वर्सेशन में मतलब आई कैन मेक आउट कि आप बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हो दोनों ओपोनेंट्स को, विच शोज योर पर्सपेक्टिव एज अ जज ऑल्सो, कि आप हिप हॉप जज भी कंसेक्यूटिवली हर बहुत सारे जैम्स में आप बने हो। तो आपका एज अ जज क्या माइंडसेट रहता है जब आप जाते हो? आई एम श्योर कि जब आप उतरने जाते होगे परफॉर्म करने तो बहुत अलग होता होगा, एंड व्हेन एज अ जज यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, तो तब आपका क्या माइंडसेट और पर्सपेक्टिव रहता है? आप क्या ऑब्जर्व करते हो दो ओपोनेंट्स में? मुझे लगता है जज करने के लिए you need to not just win but you need to lose a lot of battles. You need to lose so many battles to understand कि इस बार ये था, उसका पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था उसका। बहुत बार जब आप हारते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि जब आप जीतते हो ना तो आप चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो, आप इंजॉय करने चले जाते हो उस विन को। हाँ सॉरी, मैं एक और क्वेश्चन यहीं पे पुट करूँगी कि आप विनिंग और लूजिंग दोनों को हाउ डू यू टेक इट पर्सनली? लाइक पहले वो वाले बताओ। पहले इट्स अप टू यू, बस क्या याद रहेगा? हाँ मेरे को ये याद रहेगा। अब ये हाँ, जो था मैं कहाँ पे था? हाँ जब आप बहुत सारी बैटल्स हारते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ें मैंने नहीं की या क्या चीज़ें और मैं बेटर कर सकता था। तो जब वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो तो आप एक वो कहीं ना कहीं वो फीड होती रहती है माइंड में, और वो एक्सपीरियंस बनता है आपका वो इन्फॉर्मेशंस के साथ। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप जज कर पाते हो क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि कौन क्या चीज़ नहीं एग्जीक्यूट पा रहा अच्छे से, या फिर क्या गलतियाँ कर रहा है, या फिर कहाँ पे वो सोच रहा है। वो फ्री स्टाइल नहीं कर रहा, वो इतना रॉ नहीं है, वो मूवमेंट के बारे में सोच रहा है, ये बंदा ज़्यादा लाइव है। तो मेरे को जब मैं जज कर रहा हूँ मैं बहुत एक पूरा ऐसा क्राइटेरिया जो मुझे लगता है फिल होना चाहिए एक करके। तो मतलब वो आपके हाँ, किसका ज़्यादा फिल हो रहा है। तो ऐसा कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई वो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में उतर रहा है, क्या उसके सबसे पहली चीज़ तो म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक पे है। तुम कितना भी एडवांस हो, कुछ भी हो, तो म्यूज़िक पे नहीं हो तो नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। देन यस, इक्वली फाउंडेशन ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ें इक्वली मुझे लगता है फर्स्ट पॉइंट पे हैं। एंड देन तुम अपने आप को कैसे रखते हो सामने, अपने आप को मतलब कि तुम वो एक तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा स्टाइल वो कितना ओरिजिनल है, या फिर तुम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो, तुम्हारा कोई स्टाइल ही नहीं है कि मतलब तुम डांस कर रहे हो बट देन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ, जो अलग से दिखता है कि हाँ, इसका फ्लेवर है। हाँ एग्जैक्टली, वही मैंने जैसे रूट्स वाली बात करी ना कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर के किसी बंदे का नाम नहीं लूँगा, बाहर तो सब लेते हैं। मुझे लगता है इंडिया में देयर इज दिस गाय फ्रॉम चेन्नई, आइजैक, या he is from BFAB. Okay. He has that flavor. Very unique, you're saying. Yeah, the South flavor. So that and you see that in his hip hop. That's the beautiful part. कि वो अपने जो roots है उसको hip hop के साथ लेके आ रहा है. Wow, what beautiful blend of two. हाँ, and that's what we need. कि हर कोई वैसा, हर कोई वही चीज़ करेगा तो सब सेम लगेंगे। जब आप अपने आप को जोड़ोगे उसके साथ, फिर अगर कुछ नया लेके आओगे तो एक कुछ नया आएगा कि ओ ये अलग है। बट सबका फाउंडेशन और वो स्टाइल को समझना सेम हो सकता है, उसके बाद अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबकी अलग जर्नी है, हम सबकी एक अलग हिस्ट्री है, हम लोगों का एक पास्ट है, हम लोगों ने कैसा बचपन में कैसे म्यूज़िक सुनते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। और इंडिया तो बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा रिच है एज अ कल्चर। तो डिफरेंट पार्ट के लोग डिफरेंट वो जो एक फ्लेवर लेके आते हैं। मतलब साउथ साइड में यू हैव दैट फ्लेवर, नॉर्थ ईस्ट में यू हैव दैट फ्लेवर, नॉर्थ में यू हैव दैट फ्लेवर, है ना, वेस्ट में यू हैव दैट फ्लेवर। तो वो हर जगह, इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतना ज़्यादा बड़ा कल्चर है, इतनी चीज़ें हैं ना कि मतलब हम तो बहुत ही लकी हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें। बट कभी कभी हम वेस्टर्न साइड में इतना देखते हैं, हम बाहर देखते हैं कि ओ उसने तो ये किया, तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हम अपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। ये
एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम जिसके बारे में सोच नहीं रहे हो, बट यही तुम्हें वर्ल्ड मैप पे लेके आएगा एक दिन। अगर तुम बाहर के बंदों को हराना चाहते हो तो टेक्निक से नहीं हरा पाओगे, अपनी यूनिकनेस जो आप बोल रहे हो, अपने फ्लेवर से ही हराओगे आप, अगर हराओगे तो। और वो फ्लेवर है इंडियंस के पास, बहुत सारे लोगों के पास। गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने बीच में इंटरप्ट हाँ, किया, विनिंग और लूजिंग को मैं कैसे लेता हूँ। मैं विनिंग को कभी ना सर पे नहीं लेता, और लूजिंग को कभी दिल पे नहीं लेता कि मतलब मैंने अगर मैं जीत गया तो मैं जीत गया। I'll come next week in another jam and I'll continue again जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से वापस आऊँगा। बट अगर मैं हार गया तो मैं उसका दिल पे लूँगा कि मैं हार गया। हाँ, मैं दिल पे तब लूँगा कि जब मैंने अच्छा नहीं करा, अच्छा कर सकता था, तो मैं दिल पे लूँगा कि यार मेरी गलती है। मतलब आपने कुछ एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि हाँ मैं आज चाहूँगा और वो नहीं हो पाया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ना कभी कभी म्यूज़िक नहीं होता फील, कभी कभी आपका दिन नहीं होता, कभी कभी आपकी लाइफ में बैक पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। That is quite human. हाँ, तो वो चीज़ें हैं, बट यू हैव टू स्टिल द शो मस्ट गो ऑन, यू हैव टू परफॉर्म। आप वहाँ पे हो तो आपको करना पड़ेगा, आपको नाचना पड़ेगा, आपको बैटल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर पाते हो, माइंड से हटा नहीं पाते हो, क्योंकि वो थोड़े 5 मिनट पहले ही हुआ है ना। और फिर आप जाते हो बैटल में एंड देन आपके दिमाग में वही है कि यार ये हुआ है, एंड देन वहाँ पे आप नहीं कर पाते उतना अच्छा। तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, इसलिए आप हमेशा नहीं जीत सकते, पर आप हमेशा जीतने के लिए कोशिश कर सकते हो। Always try. यू कैन ऑलवेज ट्राई कि आज जीतूंगा, नहीं जीता तो कोई बात नहीं, कल जीतूंगा, ऐसा। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब हारना नहीं है। जैसे अभी भी एक रीसेंट बैटल हुआ था मेरा अभी लास्ट वीक। कौन सा? तो हरिद्वार में एक बैटल था। अच्छा। तो वहाँ पे 1 टाई हुआ, 2 टाई हुआ, आई थिंक 3 टाई हुए। एंड मुझे हर टाई के बाद ऐसा लगा था अब तो ज़रूर जीतना है, अब तो नहीं छोड़, यहाँ पे आके नहीं छोड़ सकता मैं। तो वो एक जो कभी कभी तुम फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं फील कर पा रहे हो, क्योंकि तुम शायद रात भर नहीं सोए, तुमने ट्रैवल किया या बहुत काम करके आए, अगले दिन अच्छे से नहीं हुआ। बट एक वो होती है ना, इनर सेल्फ होता है ना आपका, वो बोलता है कि नहीं अबे भाई नहीं आ सकता। और वो एक जो मेरा राहुल शायद एक बार को कहीं पे छोड़ दे, बट वो इनवोकर वाला जो कैरेक्टर रहता है बैटल में, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, नहीं, यू हैव टू भाई, वरना तू घर जाके बहुत परेशान हो जाएगा कि तूने अच्छा नहीं किया, उसके बाद भी हार गया ना अच्छा करने के बाद। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, यू विन यू लूज, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अच्छा नहीं किया तो बुरा लगेगा, ये वाला मेरा रहता है हमेशा। तो आपने जब स्टार्ट किया था बैक इन डेज, तब आपने सोचा था कि आप इसको एज अ करियर लोगे? नहीं। मतलब उसके पीछे ना बहुत रीज़न है एक, कि ना बचपन से डांस तो करता था, डांस में बहुत इंटरेस्ट था, पर जैसे बिल्कुल छोटे से करता था मैं, मतलब 2 साल का होऊंगा शायद, फ़ोटोज़ भी है घर पे ऐसे। तो उसमें मैं बहुत छोटे में भी डांस कर रहा हूँ, किसी की शादी है या कुछ है, फंक्शन है ना, तो फैमिली में या फिर गली में हमारे, तो फिर मेरे को जो बड़े बड़े वो बच्चे नहीं होते, वो ले आके खड़े करते थे कि ये नाचेगा। और उस टाइम के बाद मुझे पता नहीं था कि मतलब उस टाइम तो वैसे कुछ नहीं पता था, बट मैं आई थिंक दिल से वो कनेक्टेड था डांस से वैसा ही। तो एक टाइम आया कि जब मैं फिर एक वो शो देखता था, बूगी वूगी आता था, उस टाइम पे बूगी वूगी था उस टाइम हमारे टाइम में, तो मैं बूगी वूगी देखता था। और बूगी वूगी में फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को डांस करना है इस शो में जाने के लिए। फिर मैंने पता किया कि एक डांस स्टूडियो में एक प्रॉपर टीचर से सीखना पड़ता है, ऐसा होता है। फिर हमारे यहाँ स्टूडियो ही नहीं था, एक भी कोई स्टूडियो नहीं था, कोई वो नहीं था। काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसके बाद ऐसे चीज़ें ना निकलती गई कि शोज़ तो देख रहा हूँ बट अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो फिर आपको था कि मैं यहाँ जाऊँ बूगी वूगी में, परफॉर्म करूँ। हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं डांस करता हूँ तो मैं इसमें जाऊँगा और जा सकता हूँ ऐसा। बट
एक भैया ने पागल भी बनाया था, बड़े भैया थे वो, उन्होंने बोला कि मैं तो बूगी वूगी गया था और मैं तेरे को ले जाऊँगा ये, और मैं ऐसा हो गया कि यार भैया ले जाएंगे। और मैं जब भी अपनी मौसी के घर जाता था उन्हीं से बात करता था, उन्हीं के घर चले जाता था, भैया आप मेरे को ले जाओ बूगी वूगी। तो वो ऐसे पागल बनाते थे, वो कुछ नहीं गए थे बूगी वूगी। फिर कुछ टाइम बाद फिर और भी रियलिटी शोज आए और भी चीज़ें हुई। मैं रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए ही मिला था मैं फंकी भैया को। अब ये कहानी वहाँ कनेक्ट होती है, बट ये था कि उसके बाद ना फिर मुझे छोड़ना भी पड़ा ऐसे बीच में, क्योंकि ऐसा था कि बचपन से ही डांस का, म्यूज़िक का बहुत शौक था। जब फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी थी तो पापा ने ना मेरे को सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था। उस टाइम पे म्यूज़िक सिस्टम लेना बहुत ही महंगा था। वो 10,000 का था और मैंने बर्थडे पे मांगा था कि पापा मुझे चाहिए। तो आपकी फैमिली लगता है कि बहुत ही सपोर्टिव रही है सिंस द बिगनिंग। ऐसा रहता है सबका। मुझे लगता है मतलब पहले, हाँ, वो सिचुएशंस के हिसाब से होता है। मुझे लगता है कि पहले ऐसा था कि बिल्कुल मतलब वहाँ लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि पापा ने बहुत काम किया, फिर पापा का कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अच्छा हो गया। मैं छोटा था, वो म्यूज़िक सिस्टम दिया, उसमें 3 सीडी होती थी ना, 1 2 3 ऐसे घूम के लगता था, और नीचे कैसेट लगती थी। वो आईवा का आता था उस टाइम पे, एक ऐड भी आता था आईवा बचपन में। तो वो था, तो फिर वो लिया और मैं डांस करता था उसमें। फिर जब मैं बड़ा हो रहा था धीरे धीरे फिर एक पॉइंट ऐसा है कि पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। हमारी गाड़ी चली गई, घर चला गया, मम्मी की ज्वेलरी वगैरह चली गई। ऐसा बहुत अजीब सा दुम होता है ना, बिजली कड़क रही है हिंदी मूवी में, एकदम से सब कुछ पलट गया। और वो टाइम था जब मुझे एक्चुअली इन्वेस्ट करना था और मुझे ज़रूरत थी। उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि रियलिटी शोज़ का चलन आ रहा था धीरे धीरे, और भी रियलिटी शोज़ आ रहे थे और बहुत बढ़िया सीन हो रहा था डांस का। लोग डांस को देख रहे थे कि हाँ, डांस ऐसा भी कुछ होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब 12th क्लियर करी। मेरे को जब तक कोई आइडिया नहीं था कि होता है इंडिया में बच्चों को, नहीं जब तक 12th के बाद सोचते हैं अब क्या करियर चूज़ करना है। फिर सोचा था कि कॉलेज करूँगा, और क्या सुना था कॉलेज में तो बहुत कोरियोग्राफर्स वगैरह आते हैं और बहुत सही होता है सीन, और वहाँ पे सीखने को भी मिलता है DU में। ऐसा मन था कि करूं, बट फिर नहीं कर पाया, क्योंकि 12th के टाइम पे ही पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और ऐसा हो गया कि पापा को हॉस्पिटलाइज कर दिया, बहुत टाइम तक वहाँ पे रहे। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई बहुत, मतलब थोड़े पैसे के लिए प्रॉब्लम होने लगी। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे उस टाइम पे, वो लोग तो कोई IHM चला गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था गौरव, अभी भी है, और वो IHM चला गया, और बाकी जो लोग थे वो दूसरे कॉलेजेस में चले गए, कुछ ना कुछ अलग अलग करें। और मेरे को ऐसा था कि मेरे को भी एडमिशन लेना है, पर मम्मी ने बोला कि नहीं, तेरे को मतलब तू ही है तो तुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो मतलब आपने उस टाइम पे क्लियर सोच लिया था कि ऐसी कंडीशन है तो मैं इसको एज अ करियर तो नहीं ले सकता। हाँ, फिर डांस तो छूट ही गया था उस टाइम पे बिल्कुल। फिर मैं आई वर्क इन अ बेकरी एज अ वेटर एंड फॉर लाइक 6 to 8 months, एंड मैं वहाँ पे वो जो शेफ़ थे उनके साथ भी हेल्प करता था। मतलब वो केक वेक बनाता था, और वो करता था, क्या बोलते हैं, पफ, मफिन, ये सारी चीज़ें बनाता था। आप खुद बनाते थे? हाँ, मतलब सीख रहा था मैं उस टाइम पे। मतलब ऐसा कि वो लोग बताते थे कि हाँ, वहाँ से डो लिया, वहाँ से वो क्रीम लिया, क्रीम निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे, केक कट कर दे, ऐसा सब कुछ। तो फिर काफ़ी, पर ना मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि एक बच्चा होता है ना, इसको बचपन से दुख मिला है तो वो झेल लेगा। जिसको बचपन से ऐसा नाजों से पाला है ना, और एकदम से उसको दुख दे दो तो वो एकदम परेशान हो जाता है। तो बहुत डिप्रेस हो गया। फिर ऐसा हो गया कि नहीं यार, मुझे डांस करना है, और मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, ना तो मैं पढ़ रहा हूँ ना डांस कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं बेकरी में। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं तेरे को करना पड़ेगा। Then like I used to cry every day, क्योंकि ऐसा गया ना, बहुत, एक तो वो वाला ट्रॉमा हो गया, ऊपर से मैं घर आ रहा हूँ बस में, तो क्रीम और चॉकलेट लग जाती थी ना एप्रन में, तो एप्रन के साथ वो टी-शर्ट में भी लग गई। तो क्या होता था कि वो जब मैंने उतार के रख भी दिया बैग में, मैं बस में हूँ और मक्खियाँ और लोग साइड हो गए। That was so embarrassing। मैं ऐसा हो गया, शिट, ये क्या लाइफ हो गई है। घर जा रहा हूँ, रो रहा हूँ। आई एक्चुअली वेंट टू दिस प्लेस, जो मतलब वहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट था,
मैं वहाँ चला गया एकदम लिटरली आई वांटेड एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि फिर आई थॉट अबाउट माई फैमिली कि यार क्या होगा, 2 छोटी बहनें हैं, मम्मी है, पापा है, बहुत ये तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं आई हैव टू फाइट, आई हैव टू डू दिस। एंड देन काफ़ी टाइम तक करा। एंड देन फिर मैंने मम्मी को पापा को बोल दिया। पापा बहुत सपोर्टिव थे, पापा बीमार थे पर फिर भी पापा बोलते कि नहीं तेरे को जो करना है वो कर। मम्मी बोलती थी कि नहीं जॉब करना है। फिर मम्मी को मैंने समझाया, मम्मी देखो इतना इससे मैं कमाता हूँ, मैं छोटे बच्चों को डांस सिखा लूँगा बॉलीवुड, और मैं उससे भी इतना कमा लूँगा, चाहे मैं डांस करके चाहे 16 घंटे जॉब कर लूँ, पर मैं ये काम नहीं कर सकता 12 घंटे भी। तो फिर मम्मी ने बोला कि चल ठीक है। फिर मैं एक वो थे भैया थे, उन्होंने काम दिया मुझे। उनका ऐसा था कि उनका स्टूडियो था, फिर उसके बाद उनकी 3-4 सोसाइटीज़ में से वो था क्लासेस। बॉलीवुड हाँ बच्चों को सिखाना होता था। तो वही 1 2 3 तो सिखाता था छोटे बच्चों को। और ना मुझे लगता है कि मेरी जो टीचिंग स्किल्स अच्छी हुई ना, वो बच्चों को सिखाने से हुई, क्योंकि बहुत पेशेंस आ जाता है आपके अंदर, और बहुत वो आ जाता है कि ना आप बहुत डिटेल में सिखा पाते हो, समझा पाते हो, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है। बड़ों को आप बता दोगे, छोटे बच्चों को एकदम हाथ पकड़ के 10 बार 20 बार, जब उसका मन भी नहीं है, उससे पहले बच्चा बनना पड़ेगा उसके साथ तुम्हें एकदम। फिर उसके बाद एकदम एक पॉइंट आया, फिर करता रहा। फिर मुझे लगा ये भैया मेरा बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं, 4500 देते हैं, इतनी सारी जगह क्लास करवाते हैं, मैं वहाँ से स्पीकर उठा के वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ सोसाइटी में। और मेरे घर से वो जगह बहुत दूर थी, तो मैं वॉक करके जाता था कि यार 5 रुपये कौन देगा ऑटो में। एंड देन काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एक मैम मिली, उन्होंने एक सोसाइटी में काम दिया, और फिर वहाँ पे मैं क्लासेस लेने लगा। वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा होल्ड हो गया, मतलब मैं बहुत बच्चे मेरे से बहुत कनेक्टेड हो गए कि सर से ही सीखना है। तो तब आप हिप हॉप फ्रीस्टाइल करना आपने परस्यू कर दिया था स्टार्ट? तभी मैं स्टार्ट कर रहा था साइमल्टेनियसली। हाँ साइड बाय साइड। फिर एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया ना, तो ऐसा हुआ कि मेरे को ये सोर्स ऑफ इनकम बन गया, और इधर से मैं क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ डांस में। तो मैं करता था, जो रेगुलर क्लासेस से जो भी पैसे आते थे वो घर पे दे देता था एक्स्ट्रा। जैसे कोई वेडिंग कोरियोग्राफी हो गई या कुछ हो गया, या कि स्कूल की जो वो होती थी ना, बच्चों के स्कूल के जो फंक्शन होते हैं उसके लिए कोई, हाँ तो, और या फिर सोसाइटी का कोई फंक्शन हो गया, उसके जो पैसे आते थे मैं उनसे ट्रैवल करता था। सो आई यूज्ड टू टेक क्लासेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड देन सैटरडे रात को जैम के लिए निकल गए रात को, और फिर संडे जैम किया, और फिर वो सिटी से फटाफट वापस। मतलब वो पैसे सेव करते थे आपके, आप ट्रैवल करके जैम में उतर पाओ? हाँ उन पैसों से मैं ट्रैवल करता था। तो फिर ये सब काफ़ी टाइम तक करा मैंने। कभी कभी बीच बीच में जैसे दूर जाना होता था, क्योंकि ट्रेन से जाना है तो 2 दिन 3 दिन लगते थे चेन्नई वेन्नई जाने में, तो छुट्टी ले लेता था मैम से। वो दे भी देती थी, क्योंकि बच्चे ऐसे, उन्होंने बीच में मेरे उसमें ना, जब मैं बाहर था तो उन्होंने बीच में एक टीचर को बुला लिया कि यार ये बहुत बीच बीच में छुट्टी ले लेता है, दूसरे टीचर को ट्रायल के लिए बुला लिया। पर वो टीचर वो ना उतना कनेक्ट नहीं हुआ। बच्चों ने पता क्या बोला कि हम नहीं जा रहे क्लास, हमें तो राहुल सर से सीखना। वो मैं उनके बर्थडे तक में जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे बहुत, अभी भी कनेक्टेड हैं बहुत सारे, अभी भी। अब बड़े बड़े हो गए वो, इंस्टाग्राम पे भी। अब तो मैं सोचता हूँ मैं बुढ़ा हो गया कि इतने बड़े बड़े हो गए वो बच्चे उनमें से। तो वो था। फिर उसके बाद फिर वहाँ से ना, मतलब वो कंटिन्यूसली चल रहा था, तो मेरे को टेंशन नहीं थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे करियर बनाना है। बट मेरे अंदर ना एक ये चीज़ थी कि यार मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, मैं हारे जा रहा हूँ, कभी कभी सिलेक्ट भी नहीं होता है, ये नहीं होता। साथ में ये जर्नी चल भी रही है, तो बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि छोड़ना है। पर फिर छोड़ने का दिमाग में दोबारा, आपके दिमाग में थॉट आता था कि हाँ, वो हर किसी का आता है मुझे लगता है एक पॉइंट पे। आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते होंगे, आई एम श्योर, जो भी आपके अराउंड लोग होंगे कि इसको परस्यू करना चाहिए एज अ करियर या नहीं, तो आप उनको क्या एडवाइस देते हो? मुझे लगता है अगर आपको वो लेके जा रहा है वैसा तो ठीक है, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल एंड मुझे लगता है एज अ करियर जिन्होंने सोच के करा है ना, वो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कभी सोच के नहीं करा, वो डांस उनको लेते चला गया, तो फिर वो हो जाता है। क्योंकि मैंने कभी सोच के नहीं करा था, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था ना। तो मेरे पास ऐसा था कि ठीक है, अब मेरे को बैटल्स में जाना है, बच्चों को सिखाना है, ये है। तो अब वो वहाँ से मैम ने फीस भी बढ़ा दी थोड़ी, अच्छा हो गया।
तो दूसरे काम भी मिलने लगे सोसाइटी में, तो वहाँ से भी कमा लेता था, थोड़ा घर पे दे देता था। घर वाले भी खुश है कि चलो चलो ठीक है, घर चल रहा है, दाल रोटी तो चल रही है। और फिर इधर से जो भी पैसा आता था वो जैम्स में लगा दिया। मम्मी बहुत डांटती थी, मम्मी बोलती थी कि ये क्या है, वही जीत जाता है हमेशा, तो क्यों जाता है तू, ये इतने पैसे तो सेव कर लिया अगर, क्यों जाता है जैम वैम में। तो मैं बोलता था मम्मी ऐसा होगा, एक मैं भी जीतूंगा, ऐसा वो चलता है, क्योंकि वो भैया बहुत पहले से कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो मेरी मम्मी समझती, मैं बोलती थी ये तो एक तरीके से जुआ है, देखो इतने सारे लोग पैसा लगाते हैं, एक लेके चले जाता है। मेरी मम्मी को समझ नहीं आया वो कॉन्सेप्ट बैटल का, वो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही समझ आया मम्मी को। फिर मैं एक दो ऐसा लोकल जैम जीता, बट मैं ऐसा खुश नहीं था, ठीक है यार। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं एक जैम जीता, शायद ओरिजिनल स्ट्रीट डांस था पहला। फर्स्ट जैम कौन सा था जिसमें आपने टाइटल जीता था? फर्स्ट टाइटल? हाँ, फर्स्ट। वो एक लोकल जैम था देहरादून में। हाँ। फिर उसके बाद आई थिंक सबसे जो इंटरनेशनल जज वाला था वो पहला आई थिंक ऑल स्टाइल वाला था, क्रू ऑन क्रू। आई थिंक वो था स्विच द फंक अप था आई थिंक, जिसमें क्रेजी की और मेगामैन था, और भी था एक दो जैम तो और थे कुछ जो ऑल स्टाइल वाले थे। देन उसके बाद आत्सुकी, ओरिजिनल स्ट्रीट डांस, एंड देन फिर बी बॉय वर्ल्ड इंडिया चैम्पियनशिप, फ्रीज। फिर उसके बाद और कौन कौन से जैम थे, एक माजिद, हाँ माजिद, वो थोड़ा बड़ा जैम था। बेन वाला जैम बड़ा था। याको वाले में आई वाज रनर अप। उसमें कैसी फीलिंग थी कि एक इंटरनेशनल जज बाहर से ट्रैवल करके आए अपनी कंट्री में, आई एम विनिंग द टाइटल? मेरे को ना बहुत मेरे को टाइटल से ज़्यादा ये था, मेरे को हमेशा मैं सोचता था कि मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं हूँ। तो आई वांटेड टू फाइंड आउट अलग अलग जगह से पूछ के कि यार इफ़ आई एम ऑन अ राइट पाथ और नॉट, और अगर मैं सही चीज़ कर रहा हूँ तो मैं कहाँ तक जाऊँगा ये। और ना एक्चुअली यही हुआ कि मेरे को जितने लोग आए ना, उन लोगों ने बोला कि मतलब तू बहुत बढ़िया कर रहा है। चाहे मैं आपको एक सेल्फ डाउट पुश मिला, हाँ रीचेक करते थे, हाँ कि मैं यार इंडिया में तो जीत जाऊँगा यार, चलो ठीक है, पर मैं ग्लोबली ये लोग देख रहे हैं, ये लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हैं जो भी बंदे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे स्टाइल को लेके, मेरे डांस को लेके। तो मतलब आपको वो क्यूरियोसिटी हुई कि बाहर जाके मैं रिप्रेजेंट करूं और ये लोग मुझे देखें और इनका क्या रिएक्शन है मेरे स्टाइल को लेके, मैंने कितना ग्रो किया है। हाँ एग्जैक्टली वो था। आपने ट्रैवल भी किया है ना कि बहुत सारे इंटरनेशनल जैम्स में? हाँ मतलब किया और करना था, बट देन आई थिंक कहीं कहीं पे बहुत सारी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रोक देती हैं। हम जो बच्चे होते हैं ना इंडियन, वो बहुत पहले फैमिली के बारे में सोचते हैं मुझे लगता है, तो वो चीज़ें हमें रोक देती है, बट वो ज़रूरी है कि फैमिली पहले है, फैमिली फर्स्ट। तो ऐसा था, बहुत सारे जैम से जीत रहा था, कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा था। उसके नेक्स्ट डे एक और जैम जीता न्याको के अहमदाबाद में, इस दिन रनर अप था। जज ने बहुत तारीफ़ करी, न्याको ने बहुत तारीफ़ करी, ये वो ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे शैडो वाले में जीत गया, सेकंड कैटेगरी में रनर अप था। फिर वहाँ चला गया क्या बोलते हैं फ्रीज में भी बहुत सही हुआ। फिर उसके बाद बाकी एक दो जैम्स थे, वहाँ पे भी अच्छा हुआ। ओवरऑल बहुत सही चल रहा था, 17 से 19 तक बहुत ही क्रेजी रहा ये तो। इस टाइम पे आई वॉज डोमिनेटिंग इन हिप हॉप कैटेगरी लिटरली, कि हर जगह ये बंदा क्या कर रहा है यार, ये तो। I remember back in the days कि बहुत आपकी एनर्जी उस टाइम पे जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की थी, बहुत एग्रेसिव और एकदम वैसे होती थी कि बैटल करनी। वो हंगर था, और वो ऐसा था कि वो ट्रॉमा था पुराना, तो आप रिलीज करते थे। हाँ, That was the only space. क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा था कि कॉल आउट का बहुत ट्रेंड चल रहा था, like you used to call out and people used to do that. तो मतलब क्या exactly होता है वो? कॉल आउट को मैं बहुत अलग तरीके से लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। होता क्या exactly कॉल आउट? कॉल आउट बेसिकली जब आप एक डांसर को बुलाते हो, एक दो पहलू हैं उसके भी। एक तो हो गया कि पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया कि मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आओ और डांस करो, मैं आपसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं आपके पास जाऊँगा कि शिवारती लेट्स गो,
लेट्स डांस, लेट्स एक्सचेंज। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव वाला हुआ कि हाँ यार एक्सचेंज करते हैं, आप कुछ राउंड्स करोगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगा और मैं आप मुझसे कुछ सीखोगे, है ना। पर मेरा वो आप मुझसे कुछ सीखोगे वो नहीं, पर मैं आया हूँ तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ समझता हूँ, तभी मैंने आपको कॉल आउट किया। एक होता है कि आपकी कुछ ना कुछ बीफ है कि मतलब आपने कुछ उस बंदे ने आपने सुना कि यार वो बंदा बोल रहा था कि यार ये तो उसको कॉपी करता है, या उसने बोला था कि भाई तू तो ये है वो है, या कुछ आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया और आपको वो लग रहा है कि हाँ यार इसने ऐसे कर दिया। या फिर आप कभी बैटल में उतरे और जज जो है उसने अपने बंदे को जिता दिया और आपको लगा कि भाई तूने गलत करा है, पर आप उस मोमेंट पे क्योस नहीं बनाना चाहते, उस टाइम पे पीसफुली रहना चाहते हो, पर एक सही तरीका है उसको सॉल्व करने का। यही अच्छी चीज़ है कि आप स्टेज कॉम्पिटिशन में हार जाओगे, कुछ नहीं करोगे, जज चला जाएगा, बट बैटल सीन में यही है, कोई बात नहीं भाई, कल दूसरे जब में आएगा ना वहाँ पकड़ता हूँ तुझे। तो क्योंकि आप आपको करना है तो आप करोगे उस मैटर को सॉल्व। फिर वो बंदा तो मींस अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रही है लाइक विद द जज, तो आप इसको अगले इवेंट में तो यू विल प्रूव योर पॉइंट, दिस इज टू प्रूव योर पॉइंट कि ओके लेट्स गो, डू यू थिंक यू बेटर देन मी, लाइक यू डू यू बेटर, लाइक उस टाइम पे ऐसे बंदे ने बोल दिया कि भाई तू म्यूजिक पे नहीं था इसलिए मैंने उसको बता दिया, क्योंकि ओके आई विल शो यू मैं म्यूजिक पे हूँ या नहीं। इट्स लाइक कम लेट्स फाइट, शो मी व्हाट यू गॉट सॉर्ट ऑफ। बैटल तो फाइट ही है, तो कॉल आउट बैटल हो या वैसे बैटल हो, दोनों मुझे लगता है। कॉल आउट में हु डिसाइड्स कि हाँ मेरा पॉइंट प्रूव हो गया, या नोबडी डिसाइड्स, तो वो आपस में वो एक रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब वो बैक टू बैक करते जाते हैं। एक होता है लास्ट मैन स्टैंड कि दूसरा बंदा आके बोलेगा कि ब्रो you took it, no not you don't took it, but it's like bro respect, okay, like I'm done, that I saw your skills and now I'm like I accepted it. I recently called out a dancer, hip hop dancer, and I was going round and round and round and he was like, and I know bro, last man stand, I want to dance with you because I think you have a different style, so I want to know, I want to learn, I want to have an exchange. He didn't understand, वो थोड़ा ऑफेंड हो गया, वो शायद वीडियो देखेगा तो बट मैंने उसको बोला, मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि ब्रो मेरा कुछ गलत पॉइंट नहीं है, मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ एक्सचेंज करूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा गलत लेके मैं उसको समझाया, बट वो हाँ आई थिंक समझ गया उसको काफ़ी हद तक। तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई मैं एक जैम में जा रखा हूँ, मैं सिर्फ बैटल के लिए नहीं जाऊँगा कि मैं सिर्फ 2 राउंड के बैटल के लिए जाऊँ, शायद मैं 1 राउंड में ही निकल जाऊँ। तो मैं आया क्यों दूसरे सिटी में, मैं एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। मैं जाऊँगा, किसी को लूँगा, एक बंदे को पकड़ूंगा, भाई डांस करते हैं चल। अब तक मैं 30 राउंड 40 राउंड नहीं जाऊँ उसके साथ, तो मेरे को लगेगा नहीं कि मैं यहाँ पे किसी पर्पस से आया हूँ, किसी जैम अटेंड करने के लिए आया हूँ। अगर मैं वहाँ पे जाके उसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ और ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो फिर मुझे घर जाके ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं बढ़िया कुछ मैंने सीखा, उसका पर्सपेक्टिव भी जाना, मेरा भी कुछ था और बढ़िया एक्सचेंज सही है कुछ, तो इससे मैं ये चीज़ें सीखा। नाउ आई विल प्रैक्टिस। आई थिंक मैं इतने सारे राउंड जा रहा था बट मैं रिपीट हो रहा था बहुत बार, आई विल वर्क ऑन दिस। मैं बहुत बार वो जा रहा था तो मैं एग्जॉस्ट हो रहा था, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। तो मैं एनालाइज करूँगा खुद के लिए, बट समटाइम क्या होता है ना कि दूसरा बंदा उस जोन में नहीं होता। तो पहले जब मैं बहुत ऐसा आप इतने मेच्योर नहीं होते हो आप समझ पाओ, तो मैं बहुत ऐसा बचपना जैसा था मेरे अंदर। वो बंदा अग्री भी नहीं कर रहा ना, वो क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लाइफ में उसकी क्या बीत रही है, तो वो कुछ और चीज़ में जा रहा है, शायद उसकी बीटी होगी लाइफ में कुछ, और मैं बोल रहा नहीं ब्रो लेट्स गो ब्रो नो यू हैव टू कम ब्रो, और ऐसा। तो मैं बात वो बचपन धीरे धीरे आप बड़े होते हो और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हो थोड़े। मुझे लगता है जब आप बड़े होते हो धीरे धीरे तो आपके अंदर थोड़ी एम्पैथी आती है, आप समझते हो कि दूसरे का पॉइंट भी समझते हो कि यार ये क्यों कर रहा है, इसलिए इसका कोई रीज़न होगा शायद, है ना। तो वो एम्पैथेटिक मैं शायद थोड़ा बाद में बना, मेरे अंदर वो थोड़ी एम्पैथी बाद में आई, पहले तो बहुत बचपना था। आई थिंक अभी बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ना, मैं कभी कभी करेक्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि ये एज है और ये शायद अभी इसको एक्सपीरियंस होगा जब खुद ऐसा, तो ये वापस आएगा
और फिर रियलाइज़ करेगा कि ओ शिट मैं गलत था। कभी कोई कोई बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, किसी किसी को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लगते हैं, कोई कोई अपना पास्ट ट्रॉमा कहीं और निकाल रहा होता है। तो बहुत इंडिविजुअली वेरी करती है हाँ, किसी की जर्नी। हाँ एग्जैक्टली, वो हर किसी पे ऐसा डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचता है। कोई कोई बहुत स्टार्टिंग से ही सॉर्टेड होता है, तो सबका अलग है। वाओ, सो मच ऑफ लर्निंग एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी एनर्जीज। तो यहाँ पे और बाहर जैसे आपने ट्रैवल किया है जैम्स में, क्या डिफरेंस रहता है वहाँ के एक्सपीरियंस और यहाँ पे अगर हम देखें? मैं बहुत ज़्यादा तो बाहर नहीं जा पाया क्योंकि पैसे नहीं है इतने। आई मीन आई वांट टू गो टू यूरोप एंड लाइक एक्सचेंज एंड डांस। और मेरे को अभी सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी रिसेंटली एक पब जज आया था और उसने बोला कि ब्रो पीपल नो यू इन फ्रांस एंड आई वाज लाइक व्हाट। और मैं उस दिन तो उल्टी टोपी पहन के गया था जैम में, तो उस दिन मैंने वो नहीं पहना था। तो उसने मेरे को बोला कि पहले उसने, मैं साइफर कर रहा था तो उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि प्रो यू रियली गुड ये। मैंने बोला यार हाँ ठीक है अच्छी बात है, पर मैं ऐसे खुश हो गया। एंड देन मैं डांस करा फिर मैं बेडरॉक से बैटल हुआ था, फिर मेरा विजय से हुआ, फिर विजय से टाई हुआ, फिर मैं विजय से हारा। एंड देन बैटल ख़त्म करके मैं पीछे को आया और उसने बोला ब्रो आर यू इन्वोकर? कहा ब्रो व्हाई आर यू नॉट वियरिंग दैट टी शर्ट? लाइक ब्रो आई वाज नॉट फीलिंग इट टुडे। तो ही वाज लाइक bro people know you in France, they watch some Indian battles and mostly your videos are there and they watch and they're like this guy is like dope। बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। एंड ऐसा पहले उनको ऐसा यकीन नहीं था कि, बट देन मेरे को ऐसा लगा ये बंदा झूठ क्यों बोलेगा ये थोड़ी यहाँ पे आके कम्पीट कर रहा है कि मेरे को जिता देगा। तो मैं ऐसा कि यार मतलब ये कुछ तो है। एंड देन उसके और फिर उसने बोला कि आई सॉ यू इन सम ऑनलाइन बैटल्स ऑल्सो। लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन सब जगह फट रहा था, हर जगह कोई भी कॉम्पिटिशन कोई भी बैटल आने दो कल्चर ऑफ हाइपन होगी ऑनलाइन। हाँ उसमें हमें सेंड करनी थी वीडियोस, 6 वीडियोस सेंड करनी थी। ऐसा नहीं था कि आपको ऐसा राउंड आएगा आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग, फिर ऐसे पहले ही फाइनल तक की सबको भेजनी है। टॉप 32 नहीं, आपको 6 गाने भेज दिए, आपको भेजनी है वो वीडियोस सबको। जो आउट होते रहेंगे उनकी वीडियो किसी काम की नहीं बाद वाली। तो फिर उसके बाद मेरा मैक्सिमस से बैटल हुआ था आई थिंक टॉप 16 में एंड आई वन। और वो थोड़ा बबका हो गया था इंडिया में कि भाई बंदे उसकी वीडियो देख के यहाँ पे सीखते हैं ट्यूटोरियल से। बहुत बढ़िया डांसर है उसके, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। हाँ तो लोग उसकी वीडियो देख के सीखते हैं और यार इन्वोकर ने उड़ा दिया यार उसे। और एक्चुअली उसने इतना भारी दिया नहीं, वो बहुत बढ़िया डांसर है। उसने शायद सोचा होगा कि हल्के में ले लूँगा और मैंने वो राउंड बढ़िया दिया था। तो तीनों जजेस ने दिया और मैं बहुत खुश था। तो मतलब लोगों को ऐसा हुआ कि तभी मेरे को ऐसा समझ में आया कि भाई बाहर जाके भी कर सकते हैं हैवी सीन मतलब। तो फिर उसके बाद राहुल से हुआ था मेरा बैटल, राहुल से और हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप। सचदेवा वन दैट इवेंट। और मैंने इवेंट के स्टार्टिंग में राहुल को बोलता था, जब हम दोनों का नाम आया कि हम दोनों सिलेक्टेड है, मैंने राहुल को बोलता राहुल देख अगर मैं हारूंगा तो मैं सिर्फ टॉप 4 हारूंगा, वरना मुझे कोई नहीं हरा रहा है इस बैटल में क्योंकि मैंने बहुत राउंड मारी दिया। और हम ऐसी बात कर रहे हैं। उसने बोला हाँ भैया भेज रहा जरा। तो मैंने उसको राउंड भेजे, उसने मुझे भेजे और गेस व्हाट टॉप 4 में ही उससे मेरा बैटल हो गया। और उसमें क्या हुआ था, म्यूजिक का ग्लिच था थोड़ा, इसीलिए मैंने बोला था कि क्योंकि जजिस को समझ नहीं आएगा, वो सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा हूँ। और उसमें म्यूजिक का ग्लिच है क्योंकि उन्होंने जो प्लेलिस्ट भेजी थी वो प्राइवेट थी, तो डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड करके ऐड नहीं कर सकते गाना। तो उसको पहले स्क्रीन रिकॉर्ड से वो किया, फिर उसको हाँ इन शॉर्ट पे वो करा, तो वो थोड़ा ऐसा हो गया था। बट वो काफ़ी क्रेजी था एक्सपीरियंस। उसके बाद 2-3 और कॉम्पिटिशन हुए मतलब ऑनलाइन। एक प्योट का जैम हुआ था, प्योटिक जैम, उसमें आई वन। उसके बाद भी कुछ बैटल्स हुए थे। तो वो अच्छी चीज़ थी मेरे लिए क्योंकि मुझे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा हिप हॉप डांसर्स में। उन्होंने देखा, जजेस ने देखा बहुत सारे, तो दे रियली अप्रिशिएटेड। ऐसे बहुत जगह मिस्टर विगल ने मैसेज वो किया था, हाँ, एंड न्याको ने,
जिसमें न्याको और नात्सिया जज थे वो था। तो ऐसे बहुत सारे जगह से मतलब ऐसा था कि मुझे काफ़ी क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं रुक नहीं, मतलब ऐसा था कि बैटल नहीं हो रहे यार, सब घर पे बैठे हुए हैं और मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं यार मुझे बैटल करना है, तो मैं घर पे रिकॉर्ड ही करता रहता था बैटल्स। ट्रेनिंग कब तक करोगे घर पे पड़े, इसीलिए तुम्हें एक्सचेंज करना पड़ता है, तुम्हें न्यू इंस्पिरेशन लेना होता है, पर आप अकेले ही नाच रहे हो तो कुछ तो चाहिए था करने के लिए। इसीलिए मैं उस टाइम पार्टिसिपेट कर रहा था सारे बैटल्स में, इवन दो यू डोंट फील दैट वाइब इन ऑनलाइन, बट हाँ, बट बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, सो आई फेल्ट लाइक लेट्स गो लेट्स डू इट, ऑनलाइन ही सही, चलो जो भी है ऑनलाइन पे करते हैं। तो ऐसा था। उसके बाद काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन से मिलने लगा मुझे, पर अच्छा जर्नी था वो मुझे। और लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन कि क्या मुझे वो लगता है, तो मैंने जहाँ अभी ट्रैवल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट मी बट देयर आर सो मेनी हिप हॉप डांसर्स इन इंडिया, they'll kill it internationally. They have the potential. Yes, definitely. Can you name a few like who are capable, or you think they really inspire you? ऐसे बहुत सारे हैं, मैं ऐसे कुछ का नाम कैसे लूँ। I think राहुल सचदेवा, he has a different style. विजय रावत, Tanuj has built his style. It's very informative. It's gonna be really dope international level पे. And I think Sammy from Northeast. Yeah. And as I said, Isaac South. Yeah. Addiction. Nepo, definitely it's Nepo. Like the map of the whole country. Yeah. Johnny. Yeah, and so many people, like so many dancers. But मुझे बहुत सारे लोगों में से लगता है कि कहीं पे ये इस चीज़ पे लैक कर रहा है, कहीं पे ये इस चीज़ पे लैक कर रहा है, बट कुछ लोग हैं जो अभी बहुत ज़्यादा पॉइंट पे एकदम सही। नेपो उनमें से है। He has the balance of music and movement and emotion, which is very important. These three, अगर ये चीज़ें आपकी अलाइन है, तीनों चीज़ों को आप समझ पा रहे हो और कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप इंटरनेशनली फाड़ सकते हो। एंड देन यू हैव स्टाइल। बट कुछ लोगों के पास स्टाइल है, जैसे सैमी, he has that style. Isaac, he has that style. बहुत सारे लोग हैं। राहुल बिल्कुल अलग है, इंटरनेशनल लेवल पे वो बिल्कुल फ्रेश दिखेगा क्योंकि उसके पास है वो चीज़। हाँ, तनुज, उसने जो काम किया अपने अंदर अभी लॉकडाउन में, वो दिख रहा है एकदम कि मतलब भाई डिटेलिंग दिख रही है वो। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये लोग अभी फाड़ सकते हैं, बाहर जाएंगे तो कर देंगे। और मतलब जो लेवल है विजय का, जो इतना डायनामिक है वो भी बाहर लोगों को ऐसा यूँ हो जाएगा कि हाँ, मतलब ऐसे और भी लोग हैं, मैं नाम बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहा हूँ, बट एकदम से नहीं आएंगे क्योंकि एकदम से पूछ रहे हो तो बट हाँ, एकदम से मेरे सामने ये नाम आए क्योंकि आई थिंक मैंने रिसेंटली देखा है इनको, तो ऐसा नाम से मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे थे, जैसे आपके क्रूज रहे हैं, परफॉर्म्ड इन अ क्रू लाइक कुंदू हाउस प्रोजेक्ट, टेक्नो कमाल बैक इन द डेज, और अभी अनरियल क्रू। सो आपको क्यों लगा कि लाइक देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ क्रू, और what is the importance of? I think I never felt like there's a need to form a crew. It's like, yeah, we used to chill together, Unreal crew, we used to chill together. And then one day we were just sitting and chilling, and then we were like, हम साथ में तो रहते हैं सब, क्रू क्यों नहीं बना रहे, क्रू बना लेते हैं, चलो तो क्रू बना लिया। But it's more like family. For me, it's not like कि अगर कोई डांस कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे लिए वो फैमिली है। मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं उनके साथ रो भी सकता हूँ अगर मैं हंस रहा हूँ तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ ब्रो डांस करते हैं चलो साइफर करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं साथ में, नहीं, मैं उनके साथ अपने पर्सनल दुख भी बांट सकता हूँ। तो मेरे को बहुत फैमिली वाला चीज़ लगता है वो, कि हाँ यार वो है।
तो वो तो उनके साथ ऐसा था, ऐसे फॉर्म किया। फिर उसके बाद कुंडोज पे क्योंकि वो एक स्पेशल वो था जब कुंडू सर ने पूछा क्रू में आने के लिए, एंड ही वाज इन दिल्ली फॉर कैंप कुंडू। So you have learned from his, or like he was your teacher? I learned from him online, like जैसे मैंने बताया था ना, मैंने उनकी वीडियोस देख के सीखा। उनसे पर्सनली मैंने उतना वैसे ट्रेनिंग नहीं करी कि मतलब हाँ, मतलब मैंने करी है बट नॉट लाइक कि मैंने मंथ्स की ट्रेनिंग ऐसा। मैंने उनके पास में कुछ टाइम ऐसे मिला और ट्रेनिंग करी। जैसे बीच में अभी वो ऋषिकेश में थे तो मैं ऐसे चला गया, फिर वहाँ मैंने उनके साथ हाउस की ट्रेनिंग करी कुछ टाइम। फिर वो दिल्ली में थे जब डांस प्लस का टाइम था, उस टाइम पे मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करी। तो ऐसा था, ऐसे क्रू। और उस कुंडोज में इसलिए क्योंकि सब लोग पहले से बहुत क्लोज थे, दोस्त थे हम लोग, मतलब पहले से। मेरी डोप से दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी। हम लोग एक 2-on-2 उतरे थे उसमें बी बॉय वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप में, वो जीते थे। श्री से मैं मिला था, श्री से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर चार्ली भाई तो मेरे साथ ही रहते थे हमेशा उस टाइम पे। हम साथ में ट्रेनिंग करते थे, साथ में सब कुछ करते थे। और उसके बाद यश भाई को इतना नहीं जानता था, सैम्बो भाई को बहुत बार मिला था, उनको 15 से जानता था। हाँ, उनको 15 से जानता था, 2015 से। तो उनके साथ काफ़ी चिल किया था, उनसे काफ़ी मिला था, उनको बहुत ऐसा देखा था स्टार्टिंग से कि यार ये तो बहुत हैवी आंसर है यार। तो जिन लोगों को ऐसे बहुत मैं वो मानता था कि यार ये बहुत अच्छा करते हैं, उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ऐसा यहाँ पे जो लोगों को देखते हो ना आपकी यार ऐसा करना है, एंड देन उनके साथ आपको उनका क्रूमेट बनने का आपको एक वो मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उनके साथ रहने का, वो फैमिली में सेम आने का। तो वो अच्छा होता है, मतलब कि अच्छा फीलिंग होता है बहुत। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था। फिर हम काफ़ी टाइम तक साथ में भी रहे। हम मिलते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं। तो यूजुअली बैटल्स के दौरान या हाँ, इवेंट्स के दौरान या फिर नहीं भी इवेंट्स के दौरान तो मैं अगर कभी कहीं जा रहा हूँ वहाँ पे क्रूमेट है मेरे, तो श्री और मैं मिलते रहते हैं। चार्ली भाई से भी मिल लेता हूँ मैं, सैम्बो भाई से कम मिल पाता हूँ वो, पर जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत बातें करते हैं सब। कुंडू सर से मिलता रहता हूँ कभी कभी जब वो यहाँ पे होते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं है वो यहाँ पे, तो ऐसा सा है। ये जो ड्रास्टिक चेंज आपने अपनी जर्नी में लिया, लाइक टू बी एन ऑर्गेनाइजर एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, तो व्हाई डिड यू थॉट ऑफ डूइंग दैट? लाइक यू हैड योर पर्सनल टच कि हाँ मैं एक परफॉर्मर भी हूँ, सो लेट मी ऑर्गेनाइज द जैम, या क्या वो एक ट्रिगर था? मेरे को ऑर्गेनाइजिंग में वैसे आना नहीं था, मेरे को ऑर्गेनाइज नहीं करना था, बिकॉज मैं हमेशा बैटल करने आता था, कभी मैं वैसे देखा ही नहीं जैम को। बट 2017 में जब मैं आई थिंक फ्रीज जीता था, उसके बाद मैंने बोला यार नॉर्थ में इतना बड़ा सीन है, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे फलाना कैंप होते हैं, इतने सब कुछ होता है, इतने सारे डांसर्स हैं सीन में, इतने सारे डांसर्स हैं, बट हिप हॉप कैटेगरी क्यों नहीं होती यहाँ? तो फिर मैंने मिस्टर वी से बात करी थी, उसके स्टूडियो में मैं क्लासेस लेता था उस टाइम। तो उससे मैंने बात करी, मैंने बोला भाई तू जैम करा रहा है। उसने मेरे को पूछा था ऑल स्टाइल जज करने के लिए, तो फिर मैंने बोला कि यार तू एक काम कर, तू ना हिप हॉप कैटेगरी भी रख, देख जो भी खर्चा आएगा उसका हिप हॉप का वो मैं संभाल लूँगा। कुछ नहीं था, तो समवन हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, अदरवाइज कुछ आएगा ही नहीं। हमसे पहले भी जो लोग थे, जो आस्तिक भाई हो गए, बहुत सारे लोग हो गए ऐसे है ना, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया तब जाके आज है, तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट अलग है दिल में कि यार इन्होंने ना उस टाइम पे किया जब इनका कोई स्वार्थ नहीं था कि यार मैं ये करूँगा तो मेरे को पैसा आएगा, इतने जज को जाएंगे, इतने विनर को, इतने मेरे बच गए। DFC अभी तक लोग याद करते हैं। हाँ, तो वो जो होता है ना, जो कम्युनिटी के लिए आप खुद से दिल से कुछ कराते हो, वो एक अलग होता है, आपके जहन में भी हमेशा रहेगा वो की। तो ऐसा था 2017 में जब मैंने वो कराया तो आया काफ़ी अच्छा उसका आउटपुट आए मुझे लगता है 20 डांसर ऐसा कुछ आए, और एकदम से मेरे को लगा इतने डांसर हैं मतलब। तो फिर मैंने बोला कि यार सही है। और फिर मैंने एक और कराया संकल्प, मैंने और वाईडी भाई ने मिलके, वहाँ पे भी हिप हॉप कैटेगरी रखी, चार्ली भाई को जज रखा, वहाँ पे भी लोग आए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे ना बूम नहीं होगा सीन, देन
आई प्लान फॉर ग्रूवी स्पॉट, द फर्स्ट एडिशन। वो उस टाइम पे 18 आ गया था, 2018 था। 18 में मैंने हाँ, उससे पहले मैंने एक और इवेंट करवाया था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं लखनऊ में, उन्होंने एक इवेंट कराना था, उन्होंने ऑल स्टाइल कराना था। तो मैंने उनको बोला कि हिप हॉप कैटेगरी भी कराओ। तो वो लखनऊ में पहला इवेंट था हिप हॉप का जो मैंने जज किया था। दैट वाज कॉल्ड महाभारत। उसके बाद फिर ग्रूवी स्पॉट जब मैंने कराया तो मैंने सोचा कि ग्रूवी स्पॉट मैं करा दूंगा, लोग आएंगे यहीं के। पर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डिफरेंट पार्ट के लोग एक जगह पे, तो वो कैसे होगा, क्या करा जाए कि लोग ट्रैवल करके यहाँ आए, हाँ, अलग-अलग स्टेट से जो कर रहे हैं वो। हाँ, तो मैंने डिफरेंट स्टेट से टीम्स बनाई, 2 on 2 की। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम 2 on 2 हैपेंड इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, तो वो भी कुछ वाइब दिखे। तो ये एंड्रॉइड क्रू वालों को बुलाया, एडिक्शन और उसको देहरादून से बुलाया, विक्की और उसको। कुछ बैटल या कुछ प्रीलिम हुआ था या यू आर जस्ट इनवाइटेड देम टू? आई थिंक प्री सिलेक्शन, वो लोग शायद टॉप 8 में थे ऐसा, और टॉप 8 के लिए प्री सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक ऐसा कुछ था, अभी मेरे को वो भी याद नहीं, पर हाँ ऐसा था। चंडीगढ़ से बुलाया और फिर अहमदाबाद से बुलाया, फिर देहरादून था और उड़ीसा था और भी कुछ प्लेसेस थे ऐसा। तो सबको बुलाया एंड देन वहाँ पे बहुत क्रेजी वाइब हो गया था। मैंने और काजे भाई ने स्टार्ट किया था ग्रूवी स्पॉट। काजे भाई, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था बट आई वांटेड टू डू समथिंग। तो मैं सारी मेहनत करने के लिए तैयार था कि भाई आप बोलो, मैं आर्टिस्ट से बात करूँगा सब कुछ। एंड ही वाज लाइक कि लेट्स डू इट। तो हमने कराया था साथ में। फिर उसके बाद जैम हुआ काफ़ी अच्छे से, बहुत लोग इंस्पायर हो गए। वो बहुत सारे लोगों का पहला जैम था हिप हॉप का। हाँ, वहाँ से लोगों ने हिप हॉप जैम, मतलब हिप हॉप डांस करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कितने लोग उतरे होंगे? That was the first time in Delhi there was 70 above dancer। और ऑर्गेनाइजर तो पागल ही हो गए कि इतना पैसा, अब हम भी करेंगे हिप हॉप, ये कुछ नया है, ये कराते हैं। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह पे हिप हॉप कैटेगरी हो रही है भाई, बहुत सारे लोग हिप हॉप करा रहे हैं। तो एक मोटिवेशन सबको कैटेगरी रखने की। पर मैं खुश था उससे बहुत, क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो आग लग गई थी, जो चिंगारी फेंकी थी वो अब बढ़ गई थी आग। ऐसा हो गया था कि सही है, अब बढ़िया हो गया, अब सब करा रहे हैं तो ठीक है, तो सब जज भी कर रहे हैं ठीक है। तो ऐसा हो गया, इन्होंने चलो चलने दो, ये आने वाले टाइम पे बहुत तगड़ा बनेगा और ऐसा हो जाएगा 4 से 5 साल में कि ये हब बन जाएगा हिप हॉप कैटेगरी का। मैंने पहले ही इमेजिन कर लिया था ये वो चीज़, और वही हुआ। अभी 300 डांसर्स आते हैं हिप हॉप कैटेगरी में यहाँ पे। और कितना टाइम हुआ है? 18 से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इतना डांसर्स बिल्ड करना। और मैं कह रहा हूँ ये तो उतर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा हिप हॉप क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं। फिर काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सही क्रेजी सीन हो गया ग्रूवी स्पॉट के बाद। फिर ग्रूवी स्पॉट के बाद फिर नेक्स्ट एडिशन में मैंने सोचा कि यार थोड़ा और बड़ा करके कराते हैं इसको, इंटरनेशनल बुलाते हैं, क्योंकि उस टाइम आई थिंक इंटरनेशनल, वो पहला आई थिंक इंटरनेशनल था हिप हॉप कैटेगरी का दिल्ली में आई गेस। हाँ शायद, हाँ फर्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनल जज आया था। हाँ नहीं, that was not the first, Majid was the first I guess। हाँ, and then this, मतलब इंडिविजुअली ऐसा, वो तो एक कंपनी ने कराया था, बट इंडिविजुअली ऐसा सीन के बंदे ने किसी ने नहीं बुलाया था। तो वो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू ऑर्गेनाइज, कॉल एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मैं समझ सकता हूँ ऑर्गेनाइजिंग में बहुत ज़्यादा सर आई है। तो मैं लोगों बिना स्पॉन्सर्स के, मैंने मेरेकल को बुलाया था। आई यूज्ड टू वॉच दिस गाय, ही इज सो डोप बट ही इज अंडररेटेड। तो मुझे लगता है कभी कभी हम बहुत फेमस पे चले जाते हैं एंड देन हम सीखने को नहीं मिलता, बट ये बंदा बहुत कुछ सिखाएगा। तो उसने बहुत अच्छा सिखाया, बढ़िया क्लास हुई थी, 100 बच्चे थे, बढ़िया हुआ इवेंट, अच्छा हुआ, बहुत क्रेजी वाइब थी।
थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई जैम में, अचानक से तूफान आ गया, पता नहीं क्या, हाँ, और वो नेचुरल, बट ठीक है, मेरे को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, फिर उसके बाद वो जैसे जैसे हुआ जैम सब सही हुआ, बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद लोग बहुत सारी मेमोरीज लेके गए। उस वाले जैम में भी मैंने अलग अलग सिटीज़ से बुलाए थे लोगों को। उसमें मैंने BCL रॉक स्टाइल को बुलाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग आ नहीं पाए थे। मैंने पोस्ट भी किया था, वो लोग थे। 2 on 2 में भी रखा था उसमें पहली बार। फिर 7 to Smoke गर्ल्स रखा ऑल स्टाइल। तो हर बार मेरा एक रहता है कि मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, हाँ, चाहे उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़े कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, बट देन आई वांट टू डू इट बिकॉज समवन हैज़ टू मेक द चेंज, समवन हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। तो वो कराया। फिर उसके बाद फिर 2 on 2 होने लगा, 2 on 2 भी काफ़ी जगह होने लगा। फिर उसके बाद मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि कोविड का सीन था तो मैं इंटरनेशनली नहीं बुला पा रहा था, तो मैंने नेशनल जजेस रखे सारे। मैंने सब जनरेशन से रखे, द ओल्डेस्ट जनरेशन, द मिड वन एंड द आफ्टर दैट वन एंड देन द न्यू वन। तो हाँ, 4 जजेस रखे। वो जैम भी अच्छा गया, सब कुछ बढ़िया हुआ, बहुत सही था। एकदम नया विनर आया हमारे पास, सैमी, और बढ़िया था वो भी एकदम। उसमें मैंने ट्राई किया कि कुछ नया करूं, तो मैंने हिप हॉप क्रू ऑन क्रू कराया, क्योंकि कोई भी नहीं करा रहा था, किसी ने कराया। हाँ, क्रू ऑन क्रू किसी ने कराया नहीं था, क्योंकि पता नहीं है ना क्रू बनेंगे नहीं बनेंगे, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो करा दिया था, आ गए थे ठीक ठाक क्रू, बढ़िया हो गया था वो भी। इस साल अभी जो 2 हफ्ते बाद होने वाला है, उसमें आई थॉट कि यार 3 on 3 होना चाहिए। 3 on 3 का वाइब कुछ हैवी होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे जिनमें बहुत क्रेजी होता है, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, जिसमें कुछ हैवी। 3 on 3 होने वाला है। हाँ, 3 on 3 होने वाला है। हिप हॉप 1 on 1 हिप हॉप है। उसके बाद मुझे लगा कि और क्या ज़रूरत है सीन के लिए कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैंने बोला कि 20,000, 25,000, 15,000 ये सब जगह प्राइज मनी होता है। तो आई वॉज लाइक कि पैसा मैं कितना भी दे दूँ, डांसर खर्च कर देगा, या घर पे दे देगा, या रील बनाने के लिए कपड़े ले लेगा। तो हाँ, तो मैंने बोला कि कुछ, या पार्टी दे देगा मेरे दोस्तों को। तो मैंने बोला कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस साल जो भी जीतेगा, मैं खुद तो यूरोप नहीं जा पा रहा तो इतना तो नहीं दे पाऊंगा, बट एटलीस्ट किसी एशियन कंट्री में भेज सकता हूँ उस बंदे को, ट्रैवल करके या परफॉर्म करने के लिए। जो विनर होगा वो, उसको टिकट मिलेगा हमारी तरफ से और वीज़ा मिलेगा। ओके। हाँ, तो जो भी बंदा जीतेगा उसको, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो या तो हम उसके पासपोर्ट का वेट कर सकते हैं, है ना, 2 महीने बना ले, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर जिस पे होगा तो उसके लिए इजी होगा, फट वो उसको 3-4 जैम्स का ऑप्शन दे देंगे, ये इस कंट्री में हो रहा है, इस कंट्री में हो रहा है, इस कंट्री में। यू चूज वेयर यू वांट टू गो एंड विल बुक द फ्लाइट्स एंड विल डू द वीज़ा। हाँ, और उसके लिए मैंने एक और चीज़ सोची है कि कोई लोगों के पास अब जाने का खर्चा भी नहीं है, तो क्या किया जाए, तो उस बंदे की एक वर्कशॉप रखा देंगे। जो पैसा आएगा तो वो वहाँ पे जाके उसको अपने फीस या रहना या खाना भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ सोचा है कि ये कर देंगे तो उस बंदे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो बाद में करा देंगे, वैसे अनाउंस नहीं किया, बट ये मैं खुद से चाहता हूँ, तो मैं खुद से ऑर्गेनाइज कर दूंगा एक फंड रेजर टाइप। पोस्ट नहीं किया, दिस इज जस्ट आई वांट टू डू इट फ्रॉम माय साइड, नॉट फॉर द लाइक जैम का वो कि हम ऐसा करा रहे हैं। वो हम किया है कि उसके लिए क्वालिफायर के लिए कि हम बाहर भेज रहे हैं ऐसा, बट ये मैं खुद से जस्ट मैं करना चाहता हूँ कि हाँ मैं कर दूंगा उस बंदे के लिए, ऑर्गेनाइज कर दूंगा कुछ, या फंड रेज एक छोटा जैम करा देंगे या कुछ भी करा देंगे, जो भी पैसा आएगा उस बंदे को देंगे कि ये जाए और रिप्रेजेंट करे अच्छे से और अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए बढ़िया बाहर का। ट्राई करेंगे कि आने वाले टाइम में बड़े जैम्स के क्वालिफायर कराएं यहाँ पे, कि जो भी विनर जा रहा है वो उसका पूरा स्पॉन्सर्ड हो और वो वहाँ पे जाके सीधा टॉप 16 में हो और बढ़िया बैटल करके आए और फाड़ के आए, ऐसा भी कुछ हो। बट हाँ, इस बार भी काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब सब चीज़ें। आई हैव ट्राइड बट कोई भी ऐसा भी कोई ऑन बोर्ड नहीं आ रहा है।
इवेंट कराने के लिए स्पॉन्सर्स का होना कितना ज़रूरी है? जैसे आप बोल रहे हो आप खुद से फाइनेंशियली कर रहे हो, पहले भी आप कर रहे थे, तो क्यों स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे सीन में? जैसे इवेंट्स होते हैं और बहुत कम है ऐसे। मुझे लगता है स्पॉन्सर्स इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे जैम्स अपने इवेंट को मतलब अपने उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, और अच्छे हमारे पास वीडियोस रहेंगी, फ़ोटोज़ रहेंगी और डेटा रहेगा तो हम स्पॉन्सर्स को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतना यूथ है, इतना ये एज का क्राउड है, इतने लोगों में प्रमोशन होगा, ऐसा ऑनलाइन होगा, ऐसा ऑफलाइन होगा, ये चीज़ें डिटेल में बेसिकली उनको एक पीपीटी दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है प्रोफेशनली अपना पूरा हाँ, डॉक्यूमेंट करके। तो मुझे लगता है प्रोडक्शन में थोड़ा पैसा और लगाना पड़ेगा लोगों को, बट बहुत बार लोग उस पर लगाते नहीं है क्योंकि वो क्या है कि उस इवेंट के बारे में सोच रहे हैं बट ये नहीं सोच रहे कि वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो और पहले आप एक गुडविल बना लोगे फिर आपके पास शायद और ज़्यादा आ जाए। तो आपने एक गुडविल बना ली और अपने अच्छा प्रोडक्शन रखा, सब कुछ रखा, तो वो डॉक्यूमेंट होके और अच्छे से आगे और अच्छे से प्रमोट कर सकते हो उस चीज़ को, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी फिर आपके साथ कोलैब करेंगे और फिर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े लेवल पे भी आप इवेंट्स करा सकते हो। जैसे अभी अगर आप अच्छा कोई एक स्पॉन्सर पकड़ते हो, एक ब्रांड पकड़ते हो, तो आप जहाँ पे एक जज बुला रहे हो वहाँ 3 जज बुला सकते हो, या फिर अगर जज बुला रहे हो साथ में बैटल गेस्ट भी बुला सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मोस्टली डांसर्स हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो उन लोगों को वो साइड में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक थोड़े टाइम में वो गेम भी चेंज हो जाएगा, बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, बड़े इवेंट्स होंगे, चीज़ें काफ़ी ग्लोबली भी जाएंगी। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे हिप हॉप डांसर्स हैं या पॉपर्स हैं या ब्रेकर्स हैं, वो क्या है ना, उनकी वीडियोस बाहर नहीं जा रही तो उनको लग रहा है कि यहाँ का सीन ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी अच्छी वीडियोस बन नहीं रही है। अभी जैसे आपने बहुत सारी बढ़िया ट्रिपल एच की वीडियोस बनाई है, भारत की बहुत सारी वीडियोस है जो बहुत बढ़िया बनी है ना, तो कुछ जैम तो दिख रहे हैं पर बहुत सारे जैम नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम हाँ, 1 साल बाद 2 साल बाद या कुछ देर बाद जाके वीडियो ही नहीं बन रही है कहीं पे, तो वो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा लूप होल है इसमें। अगर वो होगा तो स्पॉन्सर्स भी आएंगे और लोगों को भी दिखेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि उनको एक विजिबिलिटी चाहिए टू बिलीव इन आप अपना डेटा कैसे दिखा रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं ऑर्गेनाइजर की? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब आप इवेंट करा रहे हो कोई भी, तो आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं आप उनके बारे में सोचो कि भाई वो लोग आ रहे हैं दूसरे सिटी से, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लोग सफ़र ना करें, इवेंट टाइम से स्टार्ट हो। दूसरी चीज़ जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ ये, क्योंकि अगर टाइम से स्टार्ट नहीं होगा फिर आप उसको ड्रैग करते रहोगे, बहुत सारे लोगों के लिए वापस जाना मुश्किल है, जो शायद एक मेट्रो के खर्चे के लिए आया है सिर्फ कि मैं मेट्रो में 50 रुपये के खर्चे में यहाँ से यहाँ चले जाऊँगा, उसको बेचारे को कैब करनी पड़ेगी, ऑटो करनी पड़ेगी, उसका बजट बिगड़ गया ना। तो वो उस ऐसे एक एक करके कितने सारे लोगों का लॉस हुआ सिर्फ एक जन के प्रॉफिट के चक्कर में, एक जन के उसके चक्कर में, स्वाद के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रहना पड़ेगा। उसमें डांसर्स की भी बहुत बड़ी वो है कि डांसर्स को भी आना पड़ेगा, बट 1-2 बार अगर ऐसा होगा ना कि बोल दिया कि नहीं इसके बाद एंट्री है ही नहीं, बंद, या कैटेगरी स्टार्ट कर दी, तो लोग फिर अपने आप समझने लगे कि भाई ऐसा नहीं है। इवेंट आपको ऑर्गेनाइजर को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से सोचो अगर आप भी ऑर्गेनाइजर हो तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते तो डांसर नहीं आएंगे, बट अगर आप लेट कर रहे हो तो भी आप गलत हो, वो 5 लोगों के लिए जो पहले आ गए तो आप फंस गए ना। इसलिए मुझे लगता है ये दोनों हाथ से है, डांसर्स को भी आना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी टाइमिंग का समझना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा एक वो है। उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम इम्पॉर्टेंस देते हैं जैम में कि सिर्फ हाईलाइट जज, पर देन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है म्यूज़िक, डीजेस। अच्छा डीजे होना, अगर आपके जैम में अच्छे डीजेस नहीं है देन म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा, म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा, डांस अच्छा नहीं होगा, जज क्या कर लेगा? जज थोड़ी कर सकता है उसमें कुछ। उसके बाद फिर एमसीज
जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से संभाल सके, खुद इधर उधर ना जाएं, टाइम से एकदम ख़त्म कर सकें उन चीज़ों को, ऑन पॉइंट कर सकें एकदम कि भाई यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये ख़त्म होगा, मैं मैनेज करूँगा, कैसे कराना है, क्या है, क्राउड को कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं क्राउड अपना कुछ भी अलग अलग चल रहा है, वो अपना लगा हुआ है। तो वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंस है। ये दो जो चीज़ें, ये दो जो पिलर्स हैं, डीजे एंड एमसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको बढ़िया से वाइब बनाने के लिए जैम की। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है टेक्निकली भी, अच्छे स्पीकर्स होने चाहिए ताकि अच्छी आवाज़ आए, डांसर्स को समझ में आए क्या म्यूज़िक प्ले हो रहा है, और भी वेन्यू अच्छा हो, है ना। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा स्टूडियो है, उसमें लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट है। तो अभी हर कोई जैसे जैम करा रहा है, तो वो एक बहुत सारे लोग बाहर से आके जैम कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम द सीन। Okay, outsiders. हाँ, and dancers. yeah, and they'll call you and they'll be like, भैया हम तो सीन के कुछ कराना चाहते हैं, आप इतना कर लो। तू क्यों करा रहा है सीन के लिए? तू है कौन? तू तो सीन का है नहीं, तू तो डांस भी नहीं करता भाई, तू क्यों करा रहा है? तू सीन के लिए नहीं करा रहा, तू सीन से खाना चाहता है। तो मींस आपकी उनका एक बिजनेस मोटिव रहता है टू अर्न। हाँ, उनको दिख रहा है ना ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यार, ये तो लोग तो बड़े बेवकूफ़ है। इसको इसको पूछूंगा, इनमें से कोई ना कोई तो 5 में मान ही जाएगा। एक को 5 में बना लूँगा और 500 रुपये एंट्री रख के 5000 प्राइज मनी दे दूंगा, ठीक है। इतने पार्टिसिपेंट आ जाएंगे, बेवकूफ़ हैं तो। एक छोटे से स्टूडियो में रख लूँगा, उससे बात कर लूँगा, 1000-2000 उसको दे दूंगा। किसी नए लड़के को रख लूँगा डीजे के लिए कि उसको मौका दे रहा हूँ, उसको पैसे नहीं दूंगा, एमसी में खुद ही बन जाऊँगा या किसी और को बोल दूंगा, और बस मेरा तो इतना पैसा बन गया। तो उसका दिमाग ये चल रहा है, उसके लिए बिजनेस है ये। बट देन अगर वो बिजनेस की तरह लोगे तो वो चीज़ अच्छे से होगी नहीं कभी। अभी मैं खुद छोटे छोटे लोकल जैम्स में चले जाता हूँ बहुत सारे, बट मैं इसलिए जाता हूँ कि हाँ चलो मज़ा आएगा यार, कुछ बढ़िया होगा। पर देन बहुत बार इसी चीज़ को देख के मूड खराब हो जाता है कि यार ये डीजे क्या प्ले कर रहा है भाई। ये अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं कि डांसर्स को पता चले कि कहाँ पे? आई थिंक जो लोग जज कर रहे हैं ना, उनको ये देखना चाहिए, उनको सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहिए कि भाई मैं जज हूँ, ठीक है, मेरे को इतनी पेमेंट मिल रही है, बात खत्म, तू कुछ भी कर। उनको ये एक वो लेना चाहिए कि भाई डीजे कौन है, एमसी कौन है, भाई क्या कर रहा है तू, क्या करवा रहा है ये, मतलब क्या डीजे कौन है ये। मतलब मैंने तो चलो ठीक है तुम चांस भी दे रहे हो, बट उसका काम तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि वो क्या प्ले कर रहा है, क्या नहीं प्ले कर रहा है। क्या पता वो कुछ भी बजा रहा है हिप हॉप म्यूजिक में, हिप हॉप जॉनरा में, और ऑल स्टाइल में कुछ भी ट्रैप व्रैप अजीब सा कुछ भी बजा रहा है, लोगों की वाइब खराब हो रही है, लोग नाच नहीं पा रहे हैं। तो वो जज को देखना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर कि भाई अगर ये भसड़ है ना तेरे जैम में, मैं नहीं कर रहा, मुझे पैसे से मतलब नहीं है कि तू मेरे को पैसे दे रहा है, मुझे मतलब है कि यार अगर मैं जज कर रहा हूँ तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बहुत जगह पे आई थिंक मैंने खुद ये सीखा है कि मैंने हाँ बोल दिया, मैंने सिर्फ अपने से मतलब रखा, क्योंकि मैं अपने आप को भी ले रहा हूँ इसमें, सबको नहीं। तो मैंने खुद अब ऑब्जर्व किया कि मैं वो जैम करूँगा ही नहीं जिसमें मुझे लग रहा है कि भाई नहीं यार नहीं हो रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये बंदा नहीं है। तो जो बंदे जो मेरे नाम पे आ रहे हैं कि यार भैया जज है वहाँ चलते हैं, तो वो बंदे मेरे नाम पे तो आ रहे हैं बट वो उनको वो चीज़ डिलीवर नहीं हो रही जिसका वो पे कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, हाँ वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत ही गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, जैम को एक मजाक बना दिया है कि हाँ भाई एक तो ये बस करा दिया कुछ भी, 5000 रुपये प्राइज़ मनी रख दिया, 3000 रुपये प्राइज़ मनी रख दिया और कुछ भी चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा गलत लगता है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, बट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी मैं इसके बारे में सोचने लगूँ तो पूरा एक लिस्ट बन जाएगी कि एज एन ऑर्गेनाइजर आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई तुम अच्छा प्रोडक्शन तुम्हारा रहे, कि डांसर्स डांस करें, उनको अच्छी वीडियोस आए उनकी, ऐसा। तो मेरे से भी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं पहले कि जब मैंने बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, बट आई थिंक you all learn from the mistakes and then gradually you improve, ऐसा। आपका क्या विजन है जो अभी ग्रूवी स्पॉट आप करवा रहे हो, होने वाला जैम नेक्स्ट वीक, कि आपने कुछ विजन किया होगा कि मैं ये डिलीवर करूंगा इस बार?
मेरा ऐसा था कि मैं जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ों पे लैक करते हैं बहुत सारे, वो चीज़ों पे ध्यान रखूँगा। तो दोनों दिन, एक दिन 9 बजे और एक दिन 8 बजे इवेंट ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग। जो कोई आए ना आए, चाहे आई हैव टू पे फ्रॉम माई पॉकेट, आई विल डू इट। तो फर्स्ट डे तो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है ताकि लोगों को टाइम ही मिलेगा आने का। दैट्स वाई वी हैव 2 डिफरेंट वेन्यूज। ओके। तो यहाँ पे एक प्रीसेशन चलेगा, यहाँ पे चलेगा, तो साइमल्टेनियसली बहुत जल्दी हो जाएगा, 4-5 घंटे में सब हो जाएगा। नेक्स्ट डे हमारे पास शो फ्लो रहेगा पूरा। इतने बजे स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। इस शो फ्लो के बीच में इतने पहले ये कैटेगरी होगी, आप आओ या मत आओ। आपको पर्सनली कॉल करके, सबकी डिटेल हमारे पास रहेंगी, तो कॉल करके पर्सनली आपको बता दिया जाएगा कि आपका बैटल है। फिर भी आप नहीं आते, दैट्स योर मिस्टेक। How many categories are there? Hip hop? 5. 5. 1-on-1 hip hop, 3-on-3 hip hop, 1-on-1 rapio style, 1-on-1 whacking, 1-on-1 popping. Popping definitely रखना था मुझे। बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, और ऑब्वियसली आई स्टार्टेड एज अ पॉपर, सो बहुत सारे मेरे पॉपर दोस्त हैं। मेरा एक वो है, उससे एक अलग कनेक्शन है। वैकिंग आई वांटेड टू डू बिकॉज नोबडी इज डूइंग इट। या इट्स बीन लॉन्ग कि वैकिंग कहीं पे हमने सुना। दिल्ली में कोई इंटरनेशनल जज नहीं आया वैकिंग, इट्स द फर्स्ट टाइम। हाँ, सो आई नो कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है अभी वैकिंग में, जो अभी तक वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन आए, बट आई वॉन्टेड टू डू इट। आई वॉन्टेड टू टेक एन इनिशिएटिव टू डू समथिंग लाइक दिस, कि यार ऐसा कुछ कराता हूँ, और वैकिंग भी आना चाहिए एक स्टाइल। नेक्स्ट टाइम मे बी विल एड लॉकिंग, नेक्स्ट टाइम मे बी विल एड हाउस। तो वो आई विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम, जिसमें मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ एकदम लुप्त होती जा रही है। ये डांसर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ऐसा डांस करें या वर्कशॉप लें या इवेंट में एक अलग से इनकी भी कैटेगरी हो। तो वो चीज़ है। और इस बार जो इंटरनेशनल ट्रिप वाला था, वो एक चीज़ था, वो एक था कि हाँ भाई जो भी बंदा जीतेगा वो बाहर जाना चाहिए भाई। वो अगर इतना, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आएंगे, जो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे जो भी है, बट हाँ होपफुली अगर आएंगे तो उनमें अगर कोई बंदा जीत रहा है तो डेफिनेटली ही शुड गो आउट एंड किल इट बाहर। अब मुझे लगता है मेरे जैम नहीं, जितने बड़े जैम हो रहे हैं सबको ये चीज़ करनी चाहिए। अब हाँ, अब सबको देना चाहिए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद ये एक भी लहर आएगी कि सब लोग देंगे, और वहाँ पे मज़ा आएगा जब किसी जैम में कोई जीत गया, मैं जीत गया, कोई और जीत गया। सब जब एक एक करके जाएंगे तो बाहर एक बंदा भी कोई चमक गया तो सबको देखा जाएगा इन इंडिया। और वहाँ पे एक नई वो आएगी हमारी कि हाँ भाई इंडिया में हैं हैवी डांसर्स बहुत सारे। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इस चीज़ पे मैंने इसलिए ध्यान दिया है कि चलो ठीक है, इस चीज़ पे करते हैं काम। और 3-on-3 बिकॉज मेरे को कराना था, मेरे को ऐसा था कि यार 3-on-3 बहुत फटेंगे लोग, मज़ा आएगा। लास्ट टाइम क्रू ऑन क्रू रखा था, पहली बार था, क्रू ऑन क्रू बहुत बढ़िया हुआ। तो और वो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी थी, रूटीन्स हो रही हैं ये, और नए बच्चे जीत गए क्योंकि वो रूटीन में भी स्ट्रॉन्ग थे। फ्री स्टाइल भी उन्होंने कर लिया, यहाँ से फ्री स्टाइल स्ट्रॉन्ग था, बट देन हाँ अनएक्सपेक्टेड था, वो कुछ अलग सा आ जाता है, टीम वर्क दिख जाता है, कनेक्शन दिख जाता है, तो एक अलग चीज़ है वो। तो वो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग था। वैकिंग बहुत अच्छा होगा आई होप। रैपियो स्टाइल, बहुत सारे अलग जो स्टाइल के डांसर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतरने की। तो या ऐसा होपफुली बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ होपफुली, हाँ, बट डेफिनेटली वाइब अच्छी होगी कि काफ़ी चीज़ें प्लान करी है, शोकेसेस हैं कुछ बढ़िया जजेस हैं सब चीज़ों में, इंडिया के बेस्ट है जो पॉपिंग में है। सो मैं उस पर भी मेरा ऐसा बहुत वो था पर्सपेक्टिव कि यार अलग अलग तरीके से कि आई वॉन्ट टू कीप समवन हु इज़ द बेस्ट इन बैटल्स इन पॉपिंग। So that's why Manish and someone who's from outside also, जो एक वो समझ सके ना कि इधर का और इधर का दोनों एक बैलेंस, और जिसके लिए किसी के लिए ऐसा वो ना हो कि मैं एक हल्का सा भी बायसनेस या उसके लिए अमनदीप, और जो बहुत अलग अलग डिटेल्स में समझ पाता है, जिसमें बहुत फ्लेवर है ऐसा वो। उसके बाद डेफिनेटली जेनी, क्योंकि लाइक शी इज किलिंग इट ऑल ओवर इंडिया, और वो बहुत ही मेहनती है और मुझे लगता है वो बहुत अंडररेटेड है। तो उसको और एग्जैक्टली तो उसको चांस मिलना चाहिए, और वो एकदम ऐसा
मतलब मुझे लगा कि ये तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले मैंने उसके बारे में सोचा कि हाँ ये तो इस लाइनअप में बिल्कुल होना ही चाहिए कि ये रहे, और यही था मेरा मतलब ये लाइनअप को लेके। माजिद बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड ग्रूव स्पॉट इज़ हैपनिंग आफ्टर लाइक 2 years, तो डेफिनेटली माजिद, क्योंकि भाई वो बंदा कंसिस्टेंट है। वो फाड़ रहा है, हमें लगता है फाड़ता रहेगा। वो बंदा ऐसा है, मतलब उस टाइम मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता था जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, बट दिस गाय ही इज लाइक किलिंग इट कंटिन्यूअसली। तो ये था, ऐसा है। वैकिंग का मैंने रीज़न बताया, एंड बाकी रैप स्टाइल है जिसमें वही जजेस हैं, अमनदीप एंड मैरी। तो ये विजन था कि ये चीज़ रखना है लाइनअप, जजेस लाइनअप में। अच्छा वेन्यू है, इट्स ओपन स्पेस, बिग स्पेस। उसके बाद यस डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचा वो था डीजेस। तो these two guys, like they are the best, obviously one of the best DJs in India in the scene. तो बहुत बढ़िया हाथ है फ्लो का हिप हॉप म्यूजिक में, वो बहुत फ्रेश म्यूजिक लेके आ रहा है अभी जितने जैम्स हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हिम एंड पपिटियर ही इज बीन अ लाइक यू नो ग्रेट पॉपर एंड डीजे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो उसको पॉपिंग का पता है, वो सबसे फ्रेश म्यूजिक प्ले करता है बढ़िया एकदम। और मैंने इसीलिए वो कैटेगरीज भी उनका डिवाइड किया कि भाई तू ये प्ले करेगा, तू ये प्ले करेगा, और ऐसे करके। तो ये था कि इस तरीके से लाइनअप रखना है। फिर MCs में भी मेरे को ऐसा बैलेंस करना था कि भाई definitely Deepak is one of the best in India. Yes, And the way he controls the crowd and the way he managed the time, everything, this guy is like perfect MC। मैं बोलूँगा कि जो बढ़िया से जैम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुँचाता है। उसके बाद बोल्ट भैया, क्योंकि बोल्ट भैया यस वो बहुत मतलब इज़ अ ग्रेट डांसर, बट एमसिंग में भी वो किल कर रहे हैं फुल पावर एकदम अच्छे से। तो और उनका जो एक बैलेंस है ना, एकदम बोल्ड भैया का हाइप और ये एकदम समझदार और एकदम संभल के और एकदम वैसा, तो वो जो एक बैलेंस होता है ना यिंग यांग, वो वाला है। तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़रूरी है, दोनों 2 MC होने चाहिए ऐसे हैवी। तो इसलिए MCs के लिए मैंने ये सोचा। तो एवरीथिंग आई प्लान एंड आई थॉट अबाउट इट so many times and then I took the step कि हाँ okay now we good to go, let's go ऐसा। तो ये चीज़ है, सारी चीज़ें इस तरीके से प्लान हुई। वेन्यू का फिर बाकी किस तरीके का म्यूज़िक सिस्टम रहेगा, किस तरीके का सेटअप रहेगा, फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें भी, तो वो सारी चीज़ें अभी भी चल ही रहा है, अभी है। काफी टाइम देके हाँ डिसीजन लिया कि कितना बेस्ट हो सकता है वो आपकी तरफ हाँ वही कि हाँ मतलब कितना मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो वो था एवरी ईयर विल ट्राई टू यू नो ब्रिंग समथिंग न्यू एंड डू समथिंग न्यू, कि ऐसा यार ऐसा हुआ नहीं है अभी तक हमारे इवेंट में, या ऐसा अभी तक बाहर भी नहीं हुआ। तो ये और ये एक चीज़ और कि ये चीज़ की ज़रूरत है अभी, तो ये करते हैं, चाहे इसमें रिस्क है बट लेट्स डू दिस। तो ऐसा था। That's a great initiative. And one last question, कोई piece of advice जो आप न्यू जनरेशन डांसर्स को देना चाहते हो? Advice I would say just stay consistent and in a very short time of your training and battling, don't expect too much from yourself. It's a journey. Enjoy the process and enjoy this journey more than stressing about winning or like about like taking workshop or taking classes. I think बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि भैया तो उतनी वर्कशॉप ले रहे हैं, भैया तो ये कर रहे हैं, बट देन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना काम किया है या अभी वो कर रहे हैं। वो एकदम से अभी स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं देख रहा हूँ 2 महीने बाद क्लास ले रहे हैं।
या वर्कशॉप लेने, मेरे को लगता है तो खुद सिखा रहे हैं आप ये, हाँ सिखा टेन्योर में, हाँ बहुत कम टाइम में, जब उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ, वो वही सिखा रहे हैं जो उन्होंने सीखा था। सो उन्होंने खुद से मेरे को ऐसा लगता है कि आप वही सिखा रहे हो जो आपके टीचर ने सिखाया, तो फिर मैं आपके टीचर से ही ना सीख लूँ सीधा। अगर आपने कुछ सीखा, खुद से एक्सपीरियंस किया, खुद से कुछ बिल्ड किया, तब आप पास ऑन कर रहे हो वो चीज़, देन इट मेक सेंस कि आप कुछ नया दे रहे हो, एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूज पर जनरेशन टू जनरेशन कि हाँ भाई वो, दैट्स हाउ द म्यूजिक एंड डांस हैज़ इवॉल्व कि पहले भाई ऐसा म्यूजिक था, ये चेंजेस आए, नाउ इट्स डिफरेंट, देयर आर सो मेनी लेयर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी नए हैं, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इट्स टोटली बिल्कुल ऑपोजिट। डांस में भी ऐसे ही है, म्यूजिक में ऑब्वियसली जैसा म्यूजिक में होगा वैसा डांस में, क्योंकि हम डांस म्यूजिक पे ही कर रहे हैं, तो म्यूजिक में चेंजेस आएंगे, डांस में चेंजेस आएंगे। बिकॉज अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया अब बहुत सारे डांसर को मैं ऐसे करते हैं देखा, क्यों? क्योंकि उनका फीलिंग म्यूजिक के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है, मतलब इट्स द फाउंडेशन, येस यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू इट, बट अगर आपको म्यूजिक वो नहीं बोल रहा तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ इसमें भी दिख जाएगा। मतलब इट्स वेरी माइनर, इट्स वेरी लाइक, इट्स लाइक दिस, ये नहीं है, इट्स दिस, बट इसमें ही दिख जाएगा कि हाउ मच यू हैव ट्रेन्ड इन योर फाउंडेशन। तो मुझे लगता है वो वाला एक पॉइंट है, आपने कितना बेसिक ट्रेन किया हुआ है वो उसमें पता लग जाएगा। ट्रेनिंग को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड फीलिंग द म्यूजिक, आप बोल रहे हो। मेरा मानना ऐसा है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इस तरीके से समझता हूँ कि इट्स द बैलेंस ऑफ म्यूजिक, मूवमेंट एंड इमोशन, लाइक सॉरी म्यूजिक, इमोशन एंड देन मूवमेंट। अगर मैं जबरदस्ती के मूव कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से घूम रहा हूँ, वहाँ से घूम रहा हूँ, और वो म्यूजिक पे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं म्यूजिक पे हूँ, थ्रू आउट द म्यूजिक में हूँ, बट मैं एक ही जगह पे बस यही कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ, म्यूजिक पे भी हूँ, मूवमेंट भी कर रहा हूँ, बट देन आई एम नॉट फीलिंग इट, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग इट, यू नो, वो इमोशन दिख ही नहीं रहे, तो उसका मुझे मैं कनेक्ट नहीं हो, दूसरा बंदा कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। यू नो, समटाइम you tell a story in your dance and you are actually feeling it, है ना, कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो जा रहा है ना, you trace something, so you have to feel it, then only the other person will feel। अगर आप वो खुद ही फील नहीं कर रहे हो, ऐसे ही एक्ट कर रहे हो, बस सामने वाला भी नहीं होगा। तो वो इमोशन वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो इमोशन लेके आने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। वो म्यूज़िक, इमोशन एंड मूवमेंट का मिक्सचर जो आता है ना, वो मुझे लगता है एकदम। और जब आप बहुत इन तीनों चीज़ों को लेके बहुत अलाइव रहते हो, मतलब बहुत कनेक्टेड रहते हो, तो वहाँ पे एक ट्रू फ्री स्टाइल आता है। आप सोच नहीं रहे हो किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ म्यूज़िक पे है और आप उस पर सोच रहे हो, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, एंड देन द म्यूजिक इट लीड्स योर मूवमेंट। तो वो, और तुम बस जैसा फील कर रहे हो वो बस इमोशन दिखा रहे हो। और उसमें भी एक वो है कि हाँ, कभी कभी म्यूजिक का इमोशन वाइब अलग होता है और तुम्हारा अलग होता है, देन हाउ यू ब्लेंड दिस। सो वो वाला, दिस इज हाउ आई थिंक, दिस इज हाउ आई डांस, like music, movement and emotion, a blend of all three. yes, ये तीन मेरे को लगता है टॉप चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर इज टेक्निक, फाउंडेशन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। बट ये नहीं है तो कितना भी टेक्निक हो, कितना भी फाउंडेशन हो, मेरे को ऐसा कनेक्ट नहीं होगा किसी को देख के। मेरे को ऐसा, मैं वो कर दूंगा पर मेरे को ऐसा नहीं होगा, मेरे को ऐसा वो कनेक्ट नहीं होगा अंदर से। तो वो कनेक्ट होने के लिए दैट हैज़ टू बी दैट प्योर, दैट यू नो, कि सोचे ना वो बंदा करते टाइम वो इतना प्योर हो, वो इतना प्योर हो कि वो उस मोमेंट पे हो, लाइव हो। तो वो मुझे लगता है जिस तरीके से मैं देखता हूँ, being himself with the music, yes, बिना सोचे कुछ, हाँ, go full out, exactly।
Thank you so much, Rahul. Thank you for inviting me. It's our pleasure. We were really looking up for this, and I hope कि Groovy Spot एक bang हो. हाँ बिल्कुल, definitely. Best wishes. We are trying our best. Let's see how it goes. But अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए इंसान को. Yes. Thank you so much. Thank you for inviting me.